मैरिज ऑफ फिस्को हार्टलेस लवर एपिसोड 4। अब तक आकृति अदिति को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, आदू मैं तुझे आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी नहीं। वही अदिति आकृति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, अक्कू आखिर मैंने ऐसा बोल क्या दिया जो तू इतना गुस्सा हो रही है। वही डाइनिंग टेबल में बैठे दादाजी उन दोनों को मस्ती करते हुए देख रहे थे। वो अपने तेज आवाज में कुछ बोले, जिसे सुनते ही अदिति और आकृति दोनों अपनी जगह पर जम से गए। अब आगे ये सब क्या हो रहा है? दादाजी की तेज आवाज वहां गूंज उठता है, जिसे सुनकर आकृति और अदिति डर जाती हैं। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े ही रह जाती हैं। वही वहां डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वही अद्विक भी अपनी नीली आंखों से आकृति को ही देख रहा था। देखिए ना दादाजी, ये अक्कू ना मुझे परेशान कर रही है। अदिति बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दादाजी की तरफ देखकर बोली। वही अदिति की बात सुन आकृति का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुंह खुले हैरानी से बोली, आओ, कितनी झूठ बोल रही हो आदू, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे सबके सामने झूठ बोल रही है। अदिति बस मुंह चिढ़ाती है। कुछ देर बाद दादाजी दोनों को शांत कराकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल दिए। वो दोनों वहीं बैठ जाती हैं। सभी वहां पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुनैना जी आकृति को घूर रही थी और वही दादाजी के ठीक सामने बैठा अद्विक अपने प्यार भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। आकृति के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अद्विक को बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए। पूरा दिन बीत गया। शाम के करीब 6 बजे सभी गेस्ट वहां पैलेस आने लगे। वहीं बैकयार्ड में बने बड़े से हॉल को दीपावली पार्टी के लिए डेकोरेट कराया गया था। वहीं डोर पर खड़े विजय जी सबका वेलकम कर रहे थे। विजय जी के साथ विवेक भी खड़ा था। हालांकि उसका मन तो नहीं था, पर वो सिर्फ दिखावे के लिए सब कर रहा था। वहां एक एक करके सारे गेस्ट आ रहे थे। उसी समय आकृति के डैड और भाई ने भी वहां पर एंट्री किया। विजय जी अपने दोस्त अमरेंद्र जी से गले मिले और उन्हें अंदर आने के लिए बोले। वहां हाल में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और विजय जी के बोलने पर सभी वहां पर दिवाली सेलिब्रेट करने आए लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही देर में वहां अद्विक भी आ गया, जिसने पर्पल कलर का इंडो वेस्टर्न शेरवानी पहना हुआ था, जिसमें अद्विक और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों की नज़र अद्विक पर ही टिकी हुई थी। वहीं अद्विक किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। उसकी नज़रें तो किसी और को ही ढूंढ रहे थे। वो कोई और नहीं, उसकी वाइफ थी, जो अभी तक पार्टी में मौजूद नहीं थी। कुछ देर बाद ही वहां पर टीना आती है। सबसे पहले वो दादाजी के पास गई। वो दादाजी को हैप्पी दिवाली बोली। दादाजी बस फीका मुस्कुराए, पर वो कुछ भी बोले नहीं। फिर वो सुनैना जी के पास जाकर मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद सुनैना जी ने आंखों से इशारा करके अद्विक की तरफ दिखाती, तो वो मुस्कुराते हुए बड़े ही अदा के साथ मटकते हुए अद्विक के सामने आकर खड़े होकर बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। वहीं अद्विक भी नॉर्मली उससे मुस्कुरा कर मिलता है। टीना जैसे ही उसके गले लगने लगती है तो अद्विक तुरंत उससे 2 कदम दूर हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, शायद तुम भूल रही हो कि अभी हम कहाँ हैं। मैं अभी अपनी फैमिली के बीच हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कुछ भी गलतफहमी हो। मैं अपने दादाजी को बिल्कुल भी नाराज नहीं देख सकता। ये सुनकर टीना को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर फिर भी वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए अद्विक से नॉर्मली बातें करने लगी। पर अद्विक को तो टीना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। भले वो टीना से बातें कर रहा था, पर उसकी नज़रें कहीं और ही टिकी हुई थी। अचानक ही सामने से आ रही आकृति को देखते ही अद्विक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो अभी उसका दिल शरीर से उछलकर बाहर निकल जाएगा। आकृति रेड कलर की फ्लोरल साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने काले घने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने गले में सिर्फ अद्विक के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने हुए आकृति किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। वहां आए सभी लोगों की नजरें भी आकृति पर ही टिक गई। आकृति अदिति के साथ चलते हुए वहां आए और सबसे पहले जाकर दादाजी के पास गई और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ली। दादाजी भी खुश होकर आकृति को आशीर्वाद दिए। फिर आकृति अपने डैड से मिली। उसके डैड अमरेंद्र जी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए। वही रक्षित की नजरें आकृति के साथ आ रही अदिति पर ही थी, जिसने इस वक्त पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने भी अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और होठों पर एक हल्की लिपस्टिक लगाए हुए अदिति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रक्षित तो बस अपने नजरों में ही अदिति को बसा लेना चाह रहा था।
पर अदिति थी कि रक्षित पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो अपने डैड और दादाजी के पास चली जाती है। ना जाने क्यों हमेशा अदिति रक्षित को देखकर घबरा जाती थी और उससे दूरी बनाने लगती थी। ऐसा क्या था जो अदिति रक्षित से भाग रही थी? जल्दी ही आप लोगों को पता चलेगा। आकृति कुछ देर तक अपने डैड से मिली और फिर अपने भाई रक्षित के पास जाकर उससे मिलकर बातें करने लगी। वही टीना जो कि अद्विक से बातें कर रही थी, पर अद्विक था कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने प्यार भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। टीना को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसे मन ही मन आकृति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो आकृति को घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन बोली, ये आकृति यहाँ जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए इस तरीके से तैयार होकर आई है ताकि वो अद्विक को अपने जाल में फंसा सके। पर शायद वो नहीं जानती वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अद्विक मेरा ही रहेगा। ये बोलते हुए टीना तुरंत अद्विक के हाथ को पकड़ लिया। अद्विक ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अब उसकी आंखों में गुस्से के भाव आ गए थे। उसे आकृति को रक्षित से इतना चिपक कर बातें करते देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले ही रक्षित आकृति का भाई था पर अद्विक कभी भी आकृति को किसी और के करीब देख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हमेशा की तरह आज भी आकृति को रक्षित के करीब देखकर जलन होने लगी। कुछ देर में दादाजी के कहने पर वहां मौजूद सभी लोग दीपावली की सेलिब्रेशन करने लगे। कोई फुलझड़ियां तो कोई पटाखे जला रहे थे। छोटे बच्चों के लिए कलरफुल फुलझड़ियां और मिठाइयां रखा हुआ था। वहां पर सारी अरेंजमेंट किया गया था। सुनैना जी और विवेक तो अपने ही प्लानिंग में थे। उनका आज कुछ और है प्लानिंग था। उन्होंने सोच रखा था कि आज अद्विक और टीना को एक दूसरे के करीब लाकर रहेंगे और फिर उन दोनों के एक रूम में लॉक कर देंगे। उसी समय वहां कुछ लोगों को वहां भेज देंगी जिससे सभी लोगों के सामने अद्विक और टीना के अफेयर का पता चल जाएगा, जिससे इस घर की बदनामी होगी और दादाजी अद्विक को इस घर और सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। पर क्या ये सब होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अद्विक आकृति के साथ अकेले में दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता था। उसके आज अलग ही प्लान थे, पर आकृति थी कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि आकृति अद्विक को नहीं देख रही थी। वो अपनी चोर नजरों से रह रहकर अद्विक को निहार लेती थी और वो अभी बहुत नाराज थी। अद्विक को टीना के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे दिल ही दिल में बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ देर तक वहां रहने के बाद अद्विक टीना से दूर होकर कुछ जरूरी काम बताकर पैलेस के अंदर जाने लगा। जैसे ही सुनैना जी ने ये देखा तो वो विवेक को देखकर कुछ इशारा कर दी। विवेक अपनी मॉम के इशारे को समझ गया और वो टीना को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसे टीना मिली तो वो टीना के पास जाकर बोला, टीना तुम्हें जल्द से जल्द पैलेस के अंदर जाना होगा। जैसा हमने डिसाइड किया था तुम्हें वो सब कुछ वैसा ही करना है। टीना भी उनकी प्लान में पहले से ही शामिल थी, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाई और मुस्कुराते हुए एक बार विवेक के गाल पर किस की और अपने कमर को मटकाते हुए पैलेस के अंदर चली गई। वही विवेक टीना को जाते देख एक मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, मेरे प्यारे बड़े भैया आज की रात आपके लिए बहुत बुरी होने वाली है। वही अद्विक अपने लंबे लंबे कदमों के साथ चलते हुए पैलेस के अंदर आया। वहां जाकर उसकी नीली आंखें चारों तरफ किसी को बेताबी से ढूंढने लगे। फिर वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाता है पर उसे रूम में कोई नजर नहीं आता। फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस पर चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर टेरेस पर पहुंचता है तो वहां टेरेस पर कोने में खड़ी एक लड़की को देख उसके होठों पर हल्के से स्माइल आ जाते हैं। अद्विक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और वहां जाकर अद्विक पीछे से उस लड़की को अपने बाहों में भर लेता है और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आई एम सो अपसेट विद यू वाइफी। तुम ऐसे कैसे मुझसे भाग सकती हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अद्विक कसकर उस लड़की को अपने बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके गर्म सांसें उस लड़की के चेहरे और गर्दन पर पड़ रहे थे। अद्विक ने अपने सिर को उस लड़की के बालों के अंदर घुसाकर उसे स्नीफ कर रहा था। वही वो लड़की चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर एक स्माइल भी था। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगा। अद्विक उसी तरह पकड़े हुए ही अपने भारी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला और उसे अपने बाहों में और जकड़ लिया। जैसे ही वो लड़की यानी कि आकृति अद्विक की बातों को सुनती है तो वो चौंक जाती है। वही अचानक से अद्विक के ऐसे टाइट पकड़ने पर उसे उसके शरीर में एक कट सा दौड़ जाता है और वो बुरी तरह कांपने लगती है। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकृति की कंपन को महसूस कर अद्विक मायूस हो जाता है। फिर वो धीरे से आकृति से दूर होता है और उसे अपनी तरफ करके कुछ बोलने वाला था कि तभी आकृति अपनी प्यारी सी आवाज में धीरे से बोली, वो
मैं यहाँ पर एक सामान लेने के लिए आई थी। यही छत पर एक लड़ी थी, मैं बस वही। आकृति इतना ही बोलती है कि अद्विक तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी और अब यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जाओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। आकृति अद्विक की ये बात सुनते ही चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, पर मुझे सब लोग वहाँ बैकयार्ड में ढूंढेंगे और वो आदू ने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। अगर मैं वापस नहीं गई तो। आकृति इतना ही बोलकर चुप हो गई, क्योंकि उसकी नजरें अद्विक पर थी, जो आकृति की बात पर तिरछा मुस्कुरा रहा था। आकृति ये देखते ही सब समझ जाती है कि ये सब अदिति का प्लान था। उसने जानबूझकर आकृति को यहाँ भेजा था। अब उसे मन ही मन अदिति पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कोसने लगती है। वो मन ही मन बोलती है, इसके जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, ये हमेशा मुझे यहाँ पर फंसा देती हैं और मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। आकृति को चुप देखकर अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो धीरे से आगे जी के कानों में बोला, बस करो, और कितना मेरी बहन को अपने मन ही मन कोसोगी, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन। जैसे ही आकृति अद्विक की बात सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सोचने लगती है कि इन्हें कैसे पता कि वो अपने मन में क्या बोल रही थी और किसके बारे में बोल रही थी। आकृति की हैरान नजरों को देखकर अद्विक सब समझ गया, पर वो कुछ नहीं बोलता। वही आकृति अद्विक से कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख आकृति एक बार फिर से चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अरे छोड़िए, क्या कर रहा है आप। पर अद्विक जाए कुछ नहीं बोलता। वो उसे घूर कर देखता है तो आकृति चुप हो जाती है। अद्विक आकृति को लेकर वहीं एक साइड मेन लगे झूले पर बैठा देता है और फिर वहां पर एक लाइट ऑन करता है। जैसे ही वहां लाइट ऑन होती है, आकृति वहां की डेकोरेशन को देख चौंक जाती है। वहां चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। आकृति झट से झूले पर से नीचे उतरती है और वो सब कुछ देखने लगती है। उसे ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वक्त उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। आकृति को स्माइल करता देख अद्विक को भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वो भी झूले पर से नीचे उतरता है और अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा देता है। आकृति, जो कि अभी वहां की सारी डेकोरेशन को देख ही रही थी, कि तभी अद्विक पीछे से आकृति की साड़ी के अंदर अपना हाथ डाल उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। जैसे ही आकृति अद्विक के ठंडे हाथों की छुअन को अपने पेट पर महसूस करती है तो उसे एक अजीब सा सरसराहट सा महसूस होने लगता है। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ जाते हैं। आकृति अपनी जगह पर बिल्कुल जम सी जाती है। वही अद्विक अब धीरे धीरे आकृति के पेट और कमर पर अपने ठंडी उंगलियां चलाने लगता है। अद्विक का ये करना आकृति के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसी समय अद्विक अपने दूसरे हाथ से वही साइड में रखे फुलझड़ी में से एक फुलझड़ी को उठाता है और उसे वहां लगे कैंडल से जलाकर आकृति की तरफ बढ़ता है। पर वो अभी भी आकृति के कमर पर अपने उंगलियों को फिरा रहा था। आकृति, जो कि अभी शर्म के कारण पूरी तरह से लाल हो रही थी, वो अद्विक के फुलझड़ी पकड़ाने पर धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अद्विक के हाथ से वो फुलझड़ी ले लेती है। फिर अद्विक भी आकृति के हाथ पर अपने हाथ रख देता है। अब दोनों एक साथ फुलझड़ी जलाने लगते हैं। इस वक्त उन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी। हालांकि आकृति का तो अभी बुरा हाल था। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वही अद्विक फुलझड़ी से खेलते हुए भी उसकी नजरें आकृति के लाल टमाटर जैसे गालों पर ही टिके हुए थे। फिर वो धीरे से अपने चेहरे को आगे बढ़ाता है और वो आकृति के गालों पर अपने होंठ फिराने लगता है। आकृति एक बार फिर से कांपने लगती है। उसकी धड़कनें बहुत ही तेजी से धड़कने लगती हैं। आकृति समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वही अद्विक आकृति की सारी हरकतों को समझ रहा था, पर वो अभी भी अपने होठों को आकृति के गालों से लेकर गर्दन तक तेजी से फिराने में लगा हुआ था। इस बीच अद्विक की उंगलियां भी आकृति के सॉफ्ट और पतले कमर पर अपने हरकतें कर रहे थे। अद्विक आज आकृति के साथ शरारत करने के पूरे मूड में था। वही अद्विक के गर्म होठों को अपने गालों और गर्दन पर महसूस करके आकृति की सांस ही मानो जैसे रक सी गई थी। अधिक अब बहुत ही बेचैनी से आकृति के गाल गर्दन को चूमते हुए उसके कॉलर बोन तक पहुंच गया था। कुछ देर बाद ही आकृति खुद के बढ़ी हुई धड़कनों को संभाल नहीं पाती है और वो अद्विक से दूर होने लगती है। उसी समय अद्विक उसे अपनी तरफ करता है और उसे अपने में जकड़ लेता है। फिर बड़े ही प्यार से आकृति के माथे पर अपने होंठ रख उसे चूम लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फिर अद्विक आकृति के बंद दोनों आंखों को बारी बारी से चूम लेता है।
अद्विक के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर आकृति कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। अद्विक अब धीरे से आकृति के दोनों गालों को चूमता है। आकृति की तो धड़कने समय के साथ और भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही उसकी तेज धड़कनें एक पल में ही रुक जाएंगी। अद्विक आकृति के गालों को चूमते हुए उसके होठों के करीब अपने होठ लाता है और कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी और उसे पता था कि अब अद्विक क्या करने वाला है। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर फील हो रहे थे। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति के होठों के करीब ही अपने होठों को रोक रहता है। वही आकृति बड़ी ही बेचैनी से अपने हाथों से साड़ी को पकड़े हुए चुपचाप खड़ी थी। अब उसके होंठ भी कांपने लगे थे। अद्विक की नीली आंखें आकृति के कांपते होठों पर ही टिके हुए थे। आकृति के गुलाबी कांपते होंठ उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब अद्विक से नहीं रहा जाता है तो वो अपने होंठ आकृति के कांपते होठों पर रख उनके बीच की कुछ इंच की दूरियों को भी मिटा देता है और बड़े ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगता है। आकृति बस चुपचाप खड़ी अपने होठों पर अद्विक के होठों को महसूस कर रही थी। उसके पेट में तो जैसे इस वक्त हजारों तितलियां उड़ रही थी, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए चुपचाप खड़ी थी और अधिक जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी, जैसे वो अभी अपने सेंस में ही ना हो। वही अद्विक का हाल भी कुछ ऐसा ही। आकृति की करीबियां, उसके बॉडी से आ रही फ्रेश फ्रेग्रेंस उसे बेकाबू बना रहे थे। अभी कुछ ही सेकंड हुआ था कि उस शांत माहौल में अचानक ही अद्विक का मोबाइल बजने लगा। ऐसे मोबाइल के बजने से आकृति अपने सेंस में वापस आती है और वो अद्विक से दूर होने के लिए कसमसाने लगती है। अद्विक, जिसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो अभी आकृति के होठों को छोड़े, पर आकृति के इस तरह कसमसाने पर उसे बहुत बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ देता है। फिर अब अद्विक आकृति को घूर घूर कर देखने लगता है। अद्विक के ऐसे देखने से आकृति बुरी तरह से घबरा जाती है। वो अद्विक की आंखों में खुद के लिए नाराजगी को साफ देख पा रही थी। आकृति अपनी नजरों को झुकाए धीरे से अपने घबराई हुई आवाज में बोली, वो आपका फोन बज रहा है। फोन की रिंग अभी भी बज रही थी। अद्विक को अब फोन करने वाले पर गुस्सा आने लगा। ऐसा उसके साथ हमेशा होता था, जब भी वो आकृति के करीब आने लगता था तो उसका मोबाइल बजने लगता था। उसके गुस्से को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी फोन करने वाले की खैर नहीं। वो गुस्से से अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला, फिर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वो अपने सर्द नजरों से एक सेकंड घूरकर उस नंबर को देखता रहा और तुरंत कॉल पिक कर लिया। अद्विक के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से टीना की बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस अद्विक के कानों में पड़े। टीना अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस पार्टी में भी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ और तुम मुझे ऐसे से छोड़कर कहाँ चले गए? अद्विक को टीना की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वहीं पास में खड़ी आकृति भी फोन पर टीना की सारी बातों को सुन लेती है। अब उसे दिल ही दिल में बहुत दुख महसूस होने लगता है। वो अब समझ गई थी कि अद्विक उसे छोड़कर टीन के पास चला जाएगा, इसलिए वो धीरे से अद्विक से दूर होने लगी। इससे पहले कि आकृति अद्विक से दूर होती, अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर वापस से आकृति की कमर में डाल उसे अपने बिल्कुल करीब चिपक लेता है। उसी समय टीना की आवाज फिर से अद्विक के कानों में पड़े। वो बोल रही थी, बेबी तुम्हें याद है पिछले साल हमने दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था? हम साथ में कितना एंजॉय किए थे। मैं इस बार भी अपने इस दिवाली को वैसे ही मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। प्लीज कम ना बेबी। टीना की बात सुनकर गुस्से से अद्विक की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गए। वही टीना की बातें सुनकर आकृति का तो दिल बुरी तरह से टूट रहा था। उसे अब घुटन सी होने लगी थी। तभी अद्विक अपने रूड वॉइस में कुछ ऐसा बोला जिसे सुन टीना और आकृति दोनों ही हैरान रह गई। टीना को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अद्विक ने ऐसा कुछ कहा है। वही आकृति को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। बेबी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। टीना अपने आवाज में बहुत सारे प्यार लिए बोली। टीना अभी अद्विक के रूम थी। वो उसके रूम में उसके साथ रोमांस करने के लिए आई थी। मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ। टीना की बात सुन अद्विक तुरंत बोला। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अद्विक की बात सुनते ही टीना बिल्कुल चौंक गई। एक पल के लिए वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, पर फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराने लगी। वही आकृति भी अद्विक की बात पर बिल्कुल हैरान थी। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था।
वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए थी। वो अद्विक के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो बिल्कुल इमोशनलेस था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अद्विक ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि वो ये बात जानती थी कि अद्विक ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। अभी वो दोनों किस कर रहे थे, पर उसने टीना को ये सब कैसे बता दिया। ये बात आप आकृति को समझ नहीं आ रही थी, पर अद्विक के ये सब बोलने से आकृति को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी टीना की बात सुनकर आकृति का चेहरा उतर गया। टीना मुस्कुराते हुए अद्विक से बोली, ओ बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए सब बोल रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई। तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुम तो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा है और ये बात तुम भी जानती हो कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। टीना की बात को बीच में काटते हुए अद्विक तुरंत बोला। इससे पहले कि टीना कुछ और बोलती उससे पहले अद्विक ने कॉल कट कर दिया। टीना तो बस हैरान रह गई। वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी जो कि अब तक कट चुका था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गए थे। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें कभी भी उस आकृति के पास नहीं जाने दूंगी। ये बोलते हुए टीना अद्विक के रूम से बाहर निकली। फिर वो तेजी के साथ चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और टेरेस की तरफ चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अद्विक अगर यहाँ नीचे नहीं है तो वो ऊपर टेरेस पर ही होगा। वही आकृति को टीना की बातें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी आंखें हल्के नम हो गई थी। वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी। अद्विक कॉल कट करके मोबाइल को अपने पैंट में वापस रखा और आकृति की तरफ मुड़ा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर उदासी को साफ देख पा रहा था। अद्विक को आकृति का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बड़े ही शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके नोज से अपने नोज को टकराते हुए बोला, ओ ये क्या सोच रही हो तुम? मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो? दिस इज नॉट फेयर वाइफी। अद्विक की बात सुन आकृति शॉक्ड हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए अद्विक की तरफ देखने लगी। वही अद्विक की मिली आंखें आकृति के खूबसूरत से चेहरे पर ही टिके हुए थे और आकृति की झील जैसी आंखें उसे मदहोश कर रहे थे। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आकृति के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए और अद्विक बड़े ही मदहोशी के साथ आकृति के होठों को स्लोली स्लोली चूमने लगा। उसने अपने एक हाथ से आकृति के खुले कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उसने उसके पीठ पर रखा हुआ था। आकृति का ब्लाउज काफी डीप होने के कारण उसका बैक खुला हुआ था और अद्विक आकृति को किस करते हुए अपने उंगलियों को उसकी खुली हुई सॉफ्ट पीठ पर भी चला रहा था, जिससे आकृति के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ना ही अद्विक के किस में उसका साथ दे पा रही थी और ना ही खुद के शरीर में हो रहे परिवर्तन को बदल पा रही थी। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। ये देखकर अद्विक आकृति की कमर पर पिंच किया, जिससे दर्द के कारण आकृति के मुंह से एक आहट निकल गई और उसका मुंह खुला गया। इसका फायदा उठाकर अद्विक तुरंत अपने टंग को आकृति के मुंह के अंदर एंटर कर दिया। अद्विक के ऐसा करते ही आकृति तो अपनी जगह पर जम सी गई। उसका तो माइंड ही बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसे तो समझ में ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। वही आकृति की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ रखा था और अद्विक बहुत ही संजीदगी से आकृति के होठों को चूम रहा था। उसके टंग आकृति के टंग के साथ उलझे हुए थे। इस पल में दोनों ही एक दूसरे में कहीं खो से गए थे। वही एक जोड़ी चलती हुई निगाहें घूरकर इन दोनों को देख रहे थे। ये कोई और नहीं टीना थी, जो कि छत पर आ गई थी और दोनों को साथ में किस करते देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके लंबे नाखून हथेलियां में चुभने के कारण उनमें से ब्लड निकल रहे थे, पर उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टीना को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो अभी आकृति के पास जाकर उसका खून कर दे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़े होकर सब देखती रही। फिर वो कसकर अपनी मुट्ठी बनाए हुए पैर पटक कर वहां से वापस चली गई। वो अब और उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई, उसे वही विवेक मिल गया। वो टीना को इस तरह से गुस्से में देख उससे कुछ पूछने वाला था कि टीना उसे इग्नोर करके तेजी से वहां से बाहर निकल गई। विवेक को कुछ ठीक नहीं लगा। विवेक टीना को पीछे से पुकारते हुए बोला, रुको टीना, क्या हुआ? हमारा प्लान क्या हो गया? तुमने वो वीडियो बनाया? विवेक के पूछने पर टीना पीछे नहीं मुड़ी। वो सामने जाते हुए ही बिना विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अब भूल जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता।
ये बोलकर टीना तुरंत तेजी से आगे बढ़ गई। इस वक्त वो गुस्से से लाल थी। विवेक वहां से जा रही टीना की तरफ देखता रहा। इस लड़की को क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों यहाँ से गई है? और ये टीना क्या बोल रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ ये सब, लगता है ये पागल बोल गई है। ये कहते हुए विवेक अपने सिर को झटका और बैकयार्ड की तरफ हो रही पार्टी की तरफ पड़ गया। वहां पहुंचते ही सुनैना जी विवेक को आते देखकर बोली, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? टीना ने अपना काम किया या नहीं? सुनैना जी की बात पर विवेक बोला, मॉम हमें लगता है इसको हमें अपने प्लान में लेना ही नहीं चाहिए था। ना जाने वो क्या बड़बड़ा कर चली गई कि कुछ नहीं हो सकता, सब भूल जाओ। मैं उसे कितना रोकता रहा पर रुकी नहीं। विवेक की बात सुन सुनैना जी भी सोच में पड़ गई। आखिर क्या बात हो सकता है? वही पार्टी में अदिति अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी कि अचानक उसके कपड़े पर सब्जी गिर गया। ये देखकर अदिति जल्दी से खाने का प्लेट वहीं रखी और अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए अंदर की तरफ चली गई। रक्षित खड़ा अदिति को ही देख रहा था। जैसे ही उसने अदिति को घर के अंदर जाते हुए देखा तो वो भी अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। अदिति सीधे नीचे वॉशरूम में आई और अपने ड्रेस को साफ करते हुए बड़बड़ाने लगी, आदू तू भी ना कुछ भी ध्यान नहीं सकती, माना कि तुझे बहुत भूख लगा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू इस तरह से अपने ऊपर अपने कपड़ों को भी खाना खिला दे। ये बोलकर वो हंसने लगी। फिर जैसे ही अपना कपड़ा साफ करके वॉशरूम से बाहर आई तो बाहर रक्षित उसके सामने खड़ा था। रक्षित को देख अदिति थोड़ा घबरा गई और वह अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ। रक्षित बिना कुछ बोले अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिया। रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख अदिति की घबराहट और बढ़ गई और रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ बढ़ने लगी। अदिति रक्षित जितना उसकी तरफ बढ़ता अदिति अपने कदम उतने ही पीछे लेते हुए अदिति सीधे वॉल से जा टकराई और रक्षित उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वो अदिति के चेहरे की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। अदिति अपने सॉफ्ट गालों पर रक्षित की गर्म सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। वो अपने काम पर ही आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। इतना बोलकर अदिति रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कुछ सेकंड बाद रक्षित अपने भारी आवाज में अदिति से बोला। रक्षित की बात को सुनकर अदिति की सांसें बढ़ गई। उसका पूरा चेहरा इस वक्त जल रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को हिम्मत देते हुए धीरे से बोली, उस दिन के लिए थैंक यू। इतना बोलकर अदिति जल्दी से वहां से मुड़ी और भागने लगी कि तभी रक्षित पीछे से ही उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। रक्षित के अचानक ऐसे खींचने से अदिति सीधे उसके सीने से जा लगी। जहां रक्षित के हाथ अदिति के कलाई से होते हुए उसके कमर पर टिके हुए थे वहीं अदिति के हाथ रक्षित के सीने पर थे। दोनों की ही नजरें एक दूसरे को देख रहे थे। एक पल के लिए दोनों कहीं खो गए थे। तभी पीछे से तालियां बजाने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़े। इसके साथ ही किसी के तेज से गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अदिति की आंखें फैल गई। ओ तो इसीलिए उस दिन मुझे थप्पड़ मारा गया था और मुझे गलत बोला गया कि मैं धोखा दे रहा हूँ, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। सामने एक लड़का ताली बजाते हुए अदिति की तरफ देखा था। एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। उस लड़के को देखकर अदिति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वही उससे कहीं ज्यादा रक्षित को उस लड़के को गुस्सा आ रहा था। वो अपने खा जाने वाली नजरों से उस लड़के को देख रहा था। वही वो लड़का उसी तरह से हंस रहा था जैसे मानो वो उन दोनों का मजाक उड़ा रहा हो। अदिति अभी भी रक्षित से बिल्कुल चिपकी हुई खड़ी थी और रक्षित ने भी उसके कमर से उसे पकड़ रखा था। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था। वो आगे बढ़कर एक झटके में अदिति को रक्षित से दूर कर दिया और तुरंत अदिति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम ऐसे किसी और के करीब नहीं जा सकती। यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अदिति खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी, पर वो लड़का अदिति पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। ये देखकर रक्षित की आंखें लाल हो गए। वो अपने लंबे हाथ को आगे बढ़ाया और तुरंत ही अदिति को पकड़कर अपने पास खींच लिया। अदिति की आंखें हल्की नम हो गई थी। वहीं रक्षित को उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षित उस लड़के को अपने आंखों से ही मार डालेगा। वो लड़का फिर से अदिति को उसी तरह से रक्षित के पास देखकर बोला, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें धोखा दिया, पर तुमने तो ना जाने कितनी रातें इस इंसान के साथ। चटाक। अभी वो लड़का आगे बोल ही रहा था कि एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर जा लगे और उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया।
वो अपनी नज़र उठाकर देखा तो अदिति गुस्से से आंखें लाल किए उसे ही घूर रही थी। सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही अदिति एक और थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारते हुए चिल्लाकर बोली, करण मुझे कुछ भी बोलने से पहले खुद को देखो। जो जैसा होता है वो हमेशा से दूसरों को उसी तरह से देखता है और तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरी लाइफ है। मैं चाहे जो मन हो वो करूं। और रही बात इनके साथ रात बिताने की, तो हाँ बिताया है मैंने रात इनके साथ। एक नहीं कई रातें बिताई हैं। क्या कर लोगे तुम? करण तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अदिति की बात सुन रक्षित हैरान रह गया। वही सामने खड़ा वो लड़का जिसका नाम करण था, वो अदिति की बात पर गुस्से से बोला। यूं इतना बोलकर वो अदिति को मारने के लिए आगे बढ़ा और अपने हाथ को उठाया, पर जैसे ही वो अदिति को मारने वाला था उससे पहले ही रक्षित उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे मोड़ते हुए दूर झटक दिया। रक्षित के ऐसा करते ही करण लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी रक्षित करण की तरफ देखते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने अदिति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति मेरी है। इतना बोलकर रक्षित अदिति को तुरंत उसके कंधे से पकड़कर खुद से चिपका लिया। फिर वो करण की तरफ घूर कर देखते हुए आगे बोला, और अगर इसे हाथ लगाने के बारे में सोचा भी तो तेरे हाथ उखाड़ कर तेरे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। करण रक्षित के दहकती हुई नजरों को देखकर एक पल के लिए डर गया, फिर खुद को संभालकर गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। वो उसी तरह दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा मैं तुम दोनों का, और अदिति तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि तुम किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। इतना बोलते हुए करण गुस्से से वहां से चला गया। करण के वहां से जाते ही अदिति की आंखों में रुके आंसू तेजी से बह गए। रक्षित उसे अपने सीने से लगा लिया और अदिति रक्षित के सीने से लगे फूट फूट कर रोने लगी। अदिति को ऐसे रोते देख रक्षित धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा और वो उसी तरह सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, शश शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। वो चला गया, ऐसे रोते नहीं हैं। रक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह अदिति को चुप करा रहा था। ये करते हुए रक्षित अदिति के खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करने लगा। अदिति अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके कानों में करण की कई बातें गूंज रही थी। रक्षित ने जब अदिति के आंखों से बह रहे आंसुओं को देखा तो एक बार फिर से वो उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही अदिति ने रक्षित के गर्म होठों को अपने माथे पर महसूस किया, वो अपने सेंस में वापस आ गई और एक झटके में वो रक्षित से दूर हो गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को देख रहा था। वही अदिति रक्षित से दूर होकर धीरे से बड़बड़ाई, नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहते हुए अदिति बिना रक्षित की तरफ देखे तेजी से वहां से भागकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अदिति को क्या हो गया, वो क्यों उससे दूर भाग गई। पर कुछ सेकंड बाद जब रक्षित को अभी थोड़ी देर पहले अपने और अदिति की करीबी याद आई तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर वहां से चलते हुए वापस से बैकयार्ड में हो रही पार्टी की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर तो कुछ अलग ही माहौल था। वहां इस वक्त जैसे हवाओं में प्यार घुले हुए थे। अद्विक लगातार आकृति के होठों को चूम रहा था और आकृति की तो हालात ही खराब हो गई थी। करीब 20 मिनट बाद अद्विक ने आकृति की होठों को छोड़ा। आकृति की पूरी सांसें फूल गई थी। वो जल्दी से अद्विक से दूर होकर दूसरी तरफ चली गई। आकृति को इस तरह से शर्मा कर खुद से दूर जाते देख अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए। वो आगे बढ़ा और पीछे से जाकर आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। आकृति की सांसें अभी भी भारी थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अद्विक आकृति के पास जाकर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पीछे से ही उसे अपने बाहों में भर लिया। अद्विक के छुअन को महसूस कर आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अद्विक आकृति की बालों के बीच अपने चेहरे को छिपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी गर्म सांसें अपने गले और कंधे पर महसूस कर आकृति के शरीर में सिहरन सा दौड़ गया। वहीं आकृति के शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू अद्विक को और भी बेकाबू बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खो देगा। कुछ सेकंड बाद अद्विक एक गहरी सांस लेकर धीरे से आकृति से अलग हुआ और तुरंत आकृति को अपनी गोद में उठा लिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने पर आकृति हड़बड़ा गई। वो अपनी हड़बड़ाती हुई अपनी प्यारी सी वॉइस में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से चल सकती हूँ।
अद्विक आकृति को अपने गोद में लिए आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे पता है कि तुम देख सकती हो, पर मेरा मन तुम्हें गोद में उठाकर ले चलने का है। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब आकृति कुछ नहीं बोल पाती है। वहीं अद्विक आकृति को चुप देख हल्का मुस्कुराया और उसे अपने गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। आकृति अभी भी बेचैन थी कि आखिर अद्विक उसे ऐसे गोद में लेकर कहाँ लेकर जा रहा है। तभी अद्विक आकृति को उसी तरह लिए अपने रूम में आ गया। जैसे ही आकृति ने ये देखा वो चौंक गई। वो तुरंत अद्विक से बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने रूम में जाना है। अद्विक आकृति को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, यही तुम्हारा ही रूम है समझी। इतना बोलकर अद्विक आकृति को अपने किंग साइज बेड पर पड़े ही आराम से लिटा दिया। आकृति तो बस अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार फुरकाते हुए अद्विक को ही देख रही थी। वहीं अद्विक की भी नीली आंखें आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही निहार रहे थे। अचानक ही अद्विक की नजर आकृति को देखते हुए एक जगह पर जाकर ठहर गए। ये क्या देख रहे हैं? आकृति अद्विक को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाकर मन ही मन बोली। फिर जैसे ही आकृति ने यह महसूस किया तो वो अद्विक की नजरों का पीछा की और वो शर्मा गई। उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया। इस वक्त अद्विक की नीली आंखें एकटक आकृति के खुली गोरी टमी को देख रहे थे, जो कि ऐसे आकृति को लिटाने के कारण उसकी साड़ी वहां से हट गई थी और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। आकृति जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाई और खुद की टमी को साड़ी से कवर कर ली। आकृति को ऐसा करते देख अद्विक नाखुश हो गया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी साफ देखे जा सकती थी, पर वो कुछ बोला नहीं। फिर वो आकृति से दूर हुआ और डोर की तरह बढ़ गया। अद्विक के ऐसे जाने पर आकृति को लग रहा था कि शायद अद्विक उससे नाराज हो गया, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन अद्विक डोर के पास जाकर उसे बंद किया और वापस से आकृति की तरह बढ़ गया। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ते देख आकृति की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई। वहीं अद्विक बेड के पास आया और वो भी आकृति के बगल में आकर लेट गया। आकृति जैसे ही करवट लेकर दूसरी तरफ फेस करने वाली थी, तभी अद्विक उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। आकृति धीरे से अपनी नजरों को ऊपर करके अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट वाइफी। अद्विक की बात सुन आकृति हल्का मुस्कुराई और अपनी आंखों को बंद कर ली। अद्विक भी कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें बंद कर लिया और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। जहां ये दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, वही कोई था जिसकी आंखों में गुस्से के भाव थे और वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। ये कोई और नहीं टीना थी। वो गुस्से में अपने घर पहुंची और अपने कमरे में रखे सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगी। वो सब कुछ तोड़फोड़ कर सब बर्बाद कर रही थी। वो सारे सामानों को तोड़ते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं 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 अद्विक, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरा होना ही होगा। तुम मुझे इस तरह से छोड़ उस आकृति के पास नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे छोड़ने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। ये तुमने ठीक नहीं किया अद्विक, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी लाइफ से उस आकृति नाम की बला को बाहर निकलती हूँ। ये बोलते हुए टीना की आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। टीना इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे सामने टेबल पर रखा अपना मोबाइल दिखा। वो तुरंत आगे बढ़ी और मोबाइल को उठाकर किसी को कॉल मिला दी। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ तो टीना गुस्से से ऑर्डर देते हुए बोली, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो दे रही हूँ, उसका काम तमाम करना है। ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए। इतना बोलकर टीना ने कॉल कट किया और तुरंत ही आकृति का फोटो सेंड कर दी। फिर वो अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए बोली, आकृति अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें अब कौन बचाता है। सॉरी बेबी, पर तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि जब तुम मरोगी तभी तो मुझे मेरा अधिक मिलेगा और उसके बाद ही तो मैं उसे बर्बाद करूंगी। ये सब बोलते हुए टीना पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगी। उसकी खतरनाक हंसी उस पूरे रूम में गूंज रहे थे। इस वक्त टीना किसी साइको की तरह लग रही थी। अगली सुबह आकृति की आंखें धीरे धीरे खुली। अभी उसके होठों पर स्माइल थी। आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि अभी वो अद्विक से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। अद्विक अभी हाफ नेकेड था और आकृति के हाथ अद्विक के सीने पर थे। ये देखकर आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों के सामने रात में टेरेस पर उसके और भी उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट हुए, वो सब कुछ आने लगा, जिससे आकृति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शर्म के कारण उसका बुरा हाल था।
कुछ हद से अद्विक से दूर होकर बेड पर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छिप जाए और अद्विक उसे देख भी ना पाए। वो धीरे से अद्विक के हाथों को अपने कमर पर से हटाई और तुरंत बेड पर से नीचे उतर गई। वो एक नज़र अद्विक की तरफ देखकर धीरे से बोली, अक्का, इससे पहले ये उठ जाए तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर आकृति जल्दी से रूम का डोर ओपन किया। तुरंत वहां से भागते हुए अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। मोदी जी के रूम में जाकर देखी तो उसे अदिति कहीं नहीं दिख रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर अदिति इतनी सुबह कहाँ जा सकती है, पर तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। अदिति बाहर आई। वो अपने हाथ में टॉवल लिए बालों को सुखा रही थी। अदिति की नज़र जैसी आकृति पर पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आकृति भी एक हल्की मुस्कान के साथ बोली। फिर अदिति कुछ नहीं बोली। वो मिरर के सामने जाकर खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगी। आकृति को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि अब तक तो अदिति उसे चिढ़ा चढ़कर परेशान कर देती, पर आज अदिति ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। इस कारण आकृति को ना जाने क्यों आज अदिति थोड़ी बदली हुई सी लग रही थी। पर फिर वो ज्यादा ना सोते हुए कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से शॉवर लेकर बाहर आई। उसके बाल भी गीले थे, वो भी अपने बालों को सुखाने लगी। अदिति वहीं बेड पर बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। आकृति अपने बालों को सुखाते हुए बोली, आदू, क्या बात है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। चल तो जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अदिति उसी तरह मोबाइल में देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोली। आकृति भी तैयार हो गई और फिर वो अदिति की तरफ देखकर बोली, आदू चल, मैं तैयार हूँ, चल नीचे चलते हैं। अदिति आकृति की तरफ देखकर मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दे, पर तभी आकृति अदिति को रोक कर बोली, आदू ये क्या है? अचानक से आकृति की यह बात सुन अदिति थोड़ा हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हो गया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? ये सुनकर आकृति बोली, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरी आंखों को क्या हुआ है, ये इतने रेड क्यों है? क्या तू रात भर सोई नहीं या फिर तू रात भर रो रही थी? आकृति के ऐसे पूछने पर अदिति एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो गई और फिर वो हंसते हुए बोली, क्या अक्कू, तू ये क्या बोल रही हो? मैं भला क्यों रात भर नहीं सोऊंगी, मैं तो पूरी रात अच्छे से सोई हूँ। ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि भैया ने तुझे रात में सोने दिया या नहीं। ये बोलकर वो हंसने लगी, पर आकृति तुरंत बोली, आदू तू मुझसे कुछ छिपा तो रही है, सच सच बता क्या बात है? अदिति फिर से हंसते हुए बोली, अरे यार अक्कू, तू भी ना, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, और भला मैं क्यों रोऊंगी? तुझे तो पता है ना मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, मुझे तो दूसरों को रुलाने में मजा आता है। देखा नहीं था तूने करवा चौथ वाले दिन कैसे मैंने उस टीना का बैंड बजाया था? और अब तू इतना मेरे चेहरे की तरफ ज्यादा मत पर ध्यान दे, वरना भाई हमें देखेंगे तो उन्हें शक होने लगेगा कि जरूर कहीं हम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। इसलिए मेरे बजाय तू भाई को देख और उन्हें खुश कर समझी। आकृति अदिति की बात सुन उसे घूरने लगी। ये देख अदिति हंसते हुए तुरंत रूम से बाहर निकल गई। आकृति कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर वो भी अदिति के पीछे बाहर आई और फिर दोनों नीचे चले गए। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अभी विवेक यहाँ नहीं था, वो टीना के पास गया हुआ था। आकृति अदिति के साथ वहां जाकर बैठ गई। अभी दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। उन दोनों को खुश देख दादाजी और विजय जी दोनों लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वही सुनैना जी गुस्से से आकृति को घूर रही थी, उन्हें आकृति की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही अद्विक अपने नीली आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए बस आकृति को देख रहा था। आकृति ने पर्पल कलर की प्लाजो सूट पहन रखी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। अद्विक की नीली नजरें रह रहकर आकृति पर ही चली जाती। आकृति तो अदिति से बात करने में बिजी थी, इस कारण उसने एक बार भी अद्विक की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आकृति का ऐसा करना अद्विक को गुस्सा दिला रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आकृति उसे इग्नोर कर बस अदिति से बात कर रही है। वही आकृति तो शर्म के कारण अद्विक की तरफ नहीं देख रही थी, उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद वहां से अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अद्विक की भी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वो अपने रूम में अपना ऑफिस बैग लेने के लिए चला गया। अदिति को कुछ काम था, इस कारण वो बाहर चली गई। उसने आकृति को भी साथ चलने के लिए पूछा, पर आकृति मना कर दी। अदिति के जाने के बाद आकृति अपने रूम की तरफ जा रही थी।
वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसके कलाई को पकड़ा और एक झटके में अपने रूम के अंदर खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने से आकृति बुरी तरह से डर गई। डर के कारण वो चिल्लाने वाली थी कि तभी वो इंसान आकृति के मुंह पर अपने हाथ रख धीरे से बोला, शश शश, शोर बिल्कुल भी मत करना। आकृति, जिसने डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर रखी थी, आकृति ने जैसे ही इस आवाज को सुनी वो तुरंत अपनी आंखें खोल ली और अपने सामने खड़े इंसान को देख वो बुरी तरह से चौंक गई। उसके सामने अभी कोई और नहीं, अद्विक, उसका हस्बैंड खड़ा था। वो अद्विक से तो सुबह से ही बच रही थी क्योंकि उसे अद्विक को देख और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। अद्विक के हैंडसम फेस को देखते ही एक बार फिर से उसे कल रात का सारा सीन याद आ गया और शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा। वो अपनी पलकों को झुकाए हुए चुपचाप से खड़ी हो गई तो अद्विक अपने हाथ को उसके मुंह पर से हटाया और उसके बिल्कुल करीब जाकर बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आकृति थोड़ी हैरान होकर अद्विक से बोली। इस वक्त उसकी लंबी लंबी पलकें तेजी से फड़क रही थी, जो कि अद्विक को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ये देख अद्विक उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, अच्छा नीचे, अभी ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे कौन इग्नोर कर रहा था? आकृति अब अद्विक के ऐसे बोलने पर हड़बड़ा गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी अद्विक अपने होठों को उसके कानों के पास ले गया और अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अद्विक की बात पर आकृति आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। इस पर अद्विक तिरछा मुस्कुराया और अपनी नीली गहरी नजरों से आकृति के गुलाबी होठों को घूर घूर कर देखने लगा। आकृति, जो अभी भी शर्म और हैरानी के कारण चुपचाप खड़ी थी, अद्विक की नजरों को खुद के होठों को महसूस कर उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसका चेहरा और भी बुरी तरह से लाल हो गया। अद्विक आकृति की तरफ उसी तरह देखते हुए धीरे धीरे आकृति की तरफ झुकने लगा। अद्विक जितना आकृति की तरफ झुकता, आकृति की धड़कनें उतने ही तेजी से धड़कने लगता। अभी वो अद्विक को रोकने के लिए कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक तुरंत अपने होठों को आकृति के गुलाबी होठों पर रख दिया। फिर उसे अपने होठों में भरकर बड़े ही पैशन के साथ उनकी होठों को चूमने लगा। आकृति की तो सांसें ही रुक गई, चेहरा और भी शर्म से जलने लगा। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो चुपचाप खड़ी थी। वो इस किस में अद्विक का साथ नहीं दे रही थी। उसके पूरे शरीर में गूसबम्स आ गए थे। वही अद्विक जितना आकृति के होठों को चूमता उतना ही उसकी पकड़ आकृति के कमर पर कसते जाते। अभी अद्विक आकृति को किस कर ही रहा था कि हमेशा की तरह आज भी उसके इस रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए अचानक से उसका मोबाइल बज उठा। इस बार तो अद्विक को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर वो अभी आकृति के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। फोन बार बार बज रहे थे पर अद्विक था कि आकृति को आज छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। आकृति भी अद्विक के मोबाइल की आवाज को साफ सुन पा रही थी। वो अद्विक को खुद से दूर करने लगी, पर अद्विक आकृति के कमर को तेजी से जकड़कर उसे रूम के वॉल से टिकाकर खड़ा कर और भी डीपली किस करने लगा। पर बार बार कॉल आने से अद्विक इरिटेट हो गया और वो धीरे से आकृति के होठों को छोड़ते हुए गुस्से से अपने मोबाइल से पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और कॉल पिक किया और अपने सर्द आवाज में बोला, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। जैसे ही अद्विक ने ये कहा वही पास में खड़ी आकृति ने अद्विक की बातों को सुना। वो अपने मन ही मन बोली, ये सबको सिर्फ पनिशमेंट ही देते रहते हैं, ना जाने खुद को क्या समझते हैं, जैसे कहीं कि कोई लॉर्ड गवर्नर हो है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट जब ये सुना तो डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। वो अपने थूक को निगलते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, वो बस आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी और यहाँ पर क्लाइंट पहले से ही आ चुके हैं। वो सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अद्विक ने जैसे ये सुना उसे याद आया कि आज तो उसकी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, पर वो तो अपनी वाइफ के चक्कर में सब कुछ भूल ही गया। ये सोचकर वो तुरंत अपने रूड वॉइस में बोला, ओक, आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। इतना बोलकर वो बिना अपने असिस्टेंट का जवाब सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद अद्विक अपने मोबाइल को वापस से पैंट के पॉकेट में रखा। फिर उसकी नजरें वहीं खड़ी आकृति पर गई। आकृति जो कि अभी अद्विक की कई बातों को सोच रही थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सॉरी वाइफी, मुझे इसे यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बाकी का काम हम रात में कंटिन्यू करेंगे। अद्विक आकृति के कमर में हाथ डाल उसे खुद से करीब चिपकाते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला। जैसे ही आकृति ने ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार झपकाने लगी।
वहीं अद्विक आकृति की झील जैसी आंखों को देख एक बार फिर से उनमें खोने लगा था। वो मन ही मन बोला कि क्या है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो जैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और जी करता है कि इन्हीं में डूब जाऊं। वाइफी, अब और कितना मुझे तरसाऊंगी, बस करो, अब और क्या करने का इरादा है। इतना बोलकर अद्विक तुरंत आकृति के होठों को चूम लिया। आकृति एक बार फिर से हैरान हो गई। तभी अद्विक धीरे से आकृति को छोड़ दिया और उससे दूर होकर वो वही सोफे पर रखे पैकेट को उठाया और आकृति के पास लाते हुए बोला, ये लो वाइफी, आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टी है और उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। आकृति कभी अद्विक के चेहरे की तरफ देखती तो कभी उसके हाथों में पकड़े पैकेट की तरफ। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अद्विक के हाथों में पकड़े पैकेट को ले लेती है। ये देख अद्विक हल्का मुस्कुराता है और आगे झुककर आकृति के माथे को चूम लेता है। फिर तुरंत वो रूम से बाहर चला जाता है। अद्विक के जाते ही आकृति वो सब कुछ याद करने लगती है जो जो अभी अद्विक ने उसके साथ किया। वो सब याद आते ही आकृति की उंगलियां अपने आप ही उसके माथे और होठों पर चले जाते हैं, जिससे वो शर्म से पूरी लाल हो जाती हैं। ओहो अक्कू, ये तुझे क्या हो रहा है? ये भी ना मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आकृति अपने चेहरे को हाथों में ढककर प्यारी सी आवाज में बड़बड़ाई और कुछ सेकंड तक रूम में रहने के बाद उस पैकेट को लेकर वहां से अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। अदिति अभी बाहर से आई नहीं थी तो आकृति उस पैकेट को कबर्ड में रख दी। फिर वह अपना मोबाइल लेकर बेड पर जाकर बैठ गई और मोबाइल को चेक करने लगी। उस पर उसके कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए हुए थे तो वो उनके साथ चैटिंग करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अदिति मॉल से कुछ सामान लेकर बाहर आ रही थी कि तभी उसकी मुलाकात करण से हुई। करण अदिति को देख उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा? तुम अकेली दिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और हर मर्द के साथ सोना चाहती हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ दिया हो? जैसे ही अदिति ने ये सुना उसे बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से के कारण वो करण को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए थे, इसलिए आज ये दोबारा दिया। अब मत भूलना, और कितनी बार बोलूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले? ब्लडी हेल। अदिति के ऐसे थप्पड़ मारने पर करण को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी नजरें चारों तरफ गई तो वहां मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अब तो करण का गुस्सा और भी भड़क गया। वो गुस्से से अदिति के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, यू स्लट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझ जैसी स्लट की इतनी हिम्मत की तो करण बजाज पर हाथ उठाए। अब तुझे आज मैं तेरी औकात दिखाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर करण अदिति को उसके बालों से खींचते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा। अदिति बार बार उसके हाथ को अपने बालों पर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर करण था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अदिति चाह कर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। अदिति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, करण, क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। अगर मेरे भाई को थोड़ा सा भी तुम्हारे इन हरकतों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगे नहीं। करण ने जब ये सुन तो तेज तेज हंसने लगा और फिर वो हंसते हुए बोला, जब तुम्हारे भाई को अपनी प्रेमिका से फुर्सत मिलेगा तब ना वो तुम पर ध्यान देगा, और दूसरी बात, उसे पता चलने से पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल पाओगी। ये बोलकर करण अपने कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसका डोर ओपन कर अदिति को उसमें बिठाने लगा। अदिति खुद को छुड़ा रही थी पर करण उसे छोड़ ही नहीं रहा था। करण एक झटके में अदिति को कार के अंदर धकेल दिया और फिर वह जैसे ही डोर लॉक करने वाला था उसी समय एक मजबूत हाथ करण के हाथ को पकड़ा और उसे कसकर मोड़ दिया। आ एक दर्द भारी चीख उस पूरे जगह पर गूंज उठे। करण के हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे करण का बुरा हाल हो रहा था। वो गुस्से से अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान को देख एक पल के लिए करण की हालत ही खराब हो गई। सामने कोई और नहीं रक्षित खड़ा था, जो कि अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ करण को घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त ज्वालामुखी की तरह जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपने आंखों से ही करण को जलाकर राख कर देगा। करण की तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तभी रक्षित करण के दूसरे हाथ को भी कसकर मोड़ दिया, जिससे करण की एक बार फिर से दर्दनाक चीख निकल गई। रक्षित करण के गले को पकड़ उसे वही कार से दबाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? इतना बोलकर रक्षित ने एक बार फिर से उसके हाथों को और भी कसकर मोड़ा।
जिससे उसके हाथों की हड्डी टूट गई और करण दर्द के कारण उस पर बेहोशी छाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करण अपने कांपती आवाज में रक्षित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। मिस्टर बजाज को तो अब इसकी सजा मिलकर रहेगी। रक्षित गुस्से से अपने धधकती हुई आवाज में बोला। करण को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे ये अच्छी तरह से जानता था कि रक्षित हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए हद से ज्यादा बुरा है, और अगर रक्षित एक बार चाहे तो वो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं रक्षित उसके डैड की कंपनी को बर्बाद ना कर दे। अभी करण कुछ बोलता उससे पहले ही रक्षित उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा, जिससे करण कराहते हुए मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। फिर रक्षित कार का डोर ओपन किया और अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर बड़े ही प्यार से अदिति को अपनी गोद में उठा लिया। अदिति डर से बुरी तरह कांप रही थी। रक्षित के इस तरह गोद में उठाते ही वो अपने दोनों बाहों का हार बनाकर उसके गले में लिपट सी गई। रक्षित समझ गया था कि अदिति इस बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो उसे लेकर तुरंत अपने कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर जल्दी से कार का गेट ओपन किया और रक्षित अदिति को उसी तरह अपने गोद में लिए कार के अंदर बैठ गया। कार वहां से तुरंत आगे बढ़ गई। कार में बिल्कुल शांति थी, बस अदिति के सिसकने की आवाज कार में गूंज रहे थे। अदिति की कांपते देख रक्षित उसे अपनी बाहों में लिए उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। वो अदिति को किसी छोटे बच्चों की तरह पैम्पर कर रहा था। वही अदिति भी कसकर रक्षित की शर्ट की कॉलर को पड़ी हुई थी। कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो जाओ, रक्षित अपने शांत आवाज में अदिति के बालों को सहलाते हुए बोला। वही रक्षित को अदिति की हालत नहीं देखी नहीं जा रही थी। उसे करण पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, मिस्टर करण बजाज, अब से तुम अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि रक्षित कपूर उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो उसके अपनों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये सब बोलते हुए रक्षित बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखे थे और अपने दूसरे हाथ से वो अभी भी अदिति के बालों को सहला रहा था। आकृति मोबाइल देखते देखते ही कुछ देर में सो गई थी। जब उसकी नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें अभी शाम के 6 बजे बज रहे थे। जैसे ही आकृति ने टाइम देखा वो चौंक गई। वो रूम में इधर उधर देखने लगी, पर उसे अदिति कहीं नहीं दिखी। ये आदू अभी तक क्यों नहीं आई? ये लड़की भी ना इतनी देर तक घूमती रहती हैं। अभी इसको फोन करके डांट लगाती हूँ, आकृति थोड़ी नाराजगी के साथ बोली और फिर अपना मोबाइल लेकर अदिति को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी पर कॉल पिक नहीं हो रहा था, जिससे आकृति को थोड़ा अजीब लगा और सोचने लगी कि ऐसा तो अदिति ने कभी नहीं किया कि उसने उसका कॉल पिक ना किया हो। अब उसे अदिति के लिए बहुत डर लगने लगा था। पर तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। आकृति ने चेक किया तो वह अदिति का मैसेज है। सॉरी यार, आज कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई और अभी भी मुझे टाइम लगेगा, तो शायद मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और मेरा मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए तू ज़्यादा परेशान मत होना। इस मैसेज को पढ़कर आकृति मुंह बनाकर बोली, अगर ऐसा था तो कॉल भी कर लेती। ये लड़की भी ना बहुत शरारती हो गई है। इतना बोलकर आकृति बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। फिर वो कबर्ड ओपन करके उसमें से वो पैकेट निकाली जो अद्विक ने उसे सुबह दिया था। फिर वो तैयार होने लगी। ड्रेस पहनकर आकृति मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वो अपने बालों को बनाने लगी। इस वक्त आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बालों का मेसी बन बनाकर हल्का मेकअप करके थोड़ी देर में तैयार हो गई। उसने टाइम देखा तो अब तक 7:30 हो रहे थे। अब उसे अद्विक के आने का इंतजार है। कुछ ही देर में अद्विक भी वहां आ गया था और वह अदिति के रूम के पास आकर डोर लॉक किया। आकृति तुरंत जाकर डोर ओपन की तो सामने अद्विक खड़ा था। वो बस उसको देखती ही रह गई। ग्रे कलर के 3 पीस सूट में अद्विक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को जेल लगाकर सेट किया था। हाथों में उसने ब्रांडेड वॉच और पैरों में भी उसने ब्रांडेड शूज पहन रखे थे। उसके कोट पर लगे कपलंग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। वही अद्विक का भी ऐसा ही कुछ हाल था। रेड कलर के स्लीवलेस गाउन में आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये कलर उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। उसने होठों पर मैचिंग लिपस्टिक लगा रखी थी। गले में सिर्फ मंगलसूत्र और हाथों में उसने डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था, जो कि उसे उसके भाई ने दिया था। अद्विक तो बस आकृति की खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। वो जितना आकृति के चेहरे को देखता उतना ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ते जाती। कुछ देर बाद अद्विक
कुछ देर बाद अद्विक खुद को संभाला और अपने एक हाथ को आकृति की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, चले वाइफी। आकृति कुछ सेकंड टाइम अद्विक के हाथों की तरफ देखती रही और उसे धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ पर रख दिया। फिर दोनों ही साथ में सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। वही हाल में दादाजी, विजय जी और सुनैना जी बैठे हुए थे। उन तीनों लोगों की नजरें आकृति और अद्विक पर गई तो दादाजी और विजय जी तो खुश हो गए कि चलो आज अद्विक आकृति को अपने साथ पार्टी में लेकर जा रहा है। वही सुनैना जी को तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से आकृति को घूर रही थी। उन्हें आकृति की खुशी भला कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। वो तो शुरू से ही आकृति को अतिरिक्त से अलग करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। अद्विक एक नज़र अपने दादाजी और डैड की तरफ देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, हम दोनों पार्टी के लिए जा रहे हैं, शायद आने में लेट हो जाए तो आप सब ज्यादा परेशान मत होइएगा। इतना बोलकर बिना उन लोगों की बातें जवाब सुन अद्विक आकृति को लेकर वहां से निकल गया। विजय जी और दादाजी तो बस उन दोनों को खुशी से देख रहे थे। वही सुनैना जी के तो सीने पर सांप लौट रहा था। वो तुरंत ही अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करने लगी कि अद्विक और आकृति दोनों ही साथ में पार्टी में जा रहे हैं। कुछ देर में वो मैसेज सेंड भी हो गया। मैं भी देखती हूँ आकृति, आखिर कब तक तुम्हारे इन होठों पर मुस्कान बनी रहती है। बहुत जल्द मैं तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम सुनैना सिंह राठौड़ नहीं। सुनैना की आकृति के बारे में सोचते हुए मन ही मन बोली और कुछ याद कर उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। पैलेस से बाहर आते ही अद्विक की कार वहां से आगे बढ़ गई। कार में बैक सीट पर अद्विक और आकृति दोनों बैठे हुए थे। इस वक्त कार में बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट थी। जहां अद्विक फोन पर किसी से बातें कर रहा था वही आकृति विंडो के बाहर की तरफ देख रही थी। फोन पर बातें करते हुए अद्विक की तिरछी नजरें आकृति पर गई जो कि बाहर देख रही थी। ठीक है, तुम कल आ रहे हो, अच्छी बात है, आकर अपनी पोजीशन संभालो। अद्विक फोन पर अपने कोल्ड वॉइस में बोला। उसकी नजर एक जगह जाकर ठहर गई। अभी उसके और आकृति के बीच काफी दूरियां थी। आकृति विंडो से सटकर बैठी हुई थी, वही अद्विक उससे थोड़ी दूरी पर था। अद्विक अपने नीली आंखों से घूर घूर कर उसे खाली स्पेस को देखने लगा। कुछ सोचते हुए वो एक अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाया और आकृति के कमर में हाथ डाल एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लिया। आकृति जो कि अभी बाहर की तरफ देखने में बिजी थी, उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अद्विक ऐसा कुछ करेगा। वो अचानक से ऐसे अद्विक के पकड़ने पर बुरी तरह से घबरा गई। वो घबराते हुए अपनी लंबी पलकों को उठाकर ऊपर आकृति को ही देख रहा था। उसकी नीली नजरें आकृति के खूबसूरत चेहरे को निहार रहे थे। आकृति कंफ्यूज थी और अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अद्विक ने ऐसा क्यों किया। अब अगर यहाँ से जरा सा भी हिली तो। अद्विक अपनी बात अधूरी छोड़ एक मिस्टीरियस फेस के साथ आकृति के चेहरे की तरफ देखने लगा। आकृति जो कि वापस से अपनी पलकें झुका ली थी, वो अद्विक की बात सुन एक बार फिर से अपने पलकों को ऊपर उठाकर अद्विक की तरफ देखने लगी। वहीं अद्विक उसे वार्निंग वाला लुक दे रहा था। आकृति बिल्कुल शांत हो गई। वो इस तरह अद्विक की बाहों में ही बैठी रही। अद्विक अपने दूसरे हाथ से मोबाइल पर आए मैसेज को चेक करने लगा। अद्विक की उंगलियां धीरे धीरे आकृति के बाहों पर घूम रहे थे, जिससे आकृति को अपने शरीर में एक सिहरन सा महसूस हो रहा था। शर्म के कारण उसके गाल भी हल्के हल्के गुलाबी होने लगे थे, पर वो 1 इंच भी नहीं मिली। वो चुपचाप उसी तरह बैठी रही। करीब 1 घंटे बाद कार पार्टी वेन्यू के सामने आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। ड्राइवर के ओपन करते ही अद्विक ने पहले धीरे से आकृति को छोड़ा और खुद के कोट के बटन को ठीक करते हुए कार से बाहर आया। वही आकृति जैसे ही बाहर आने लगी, अद्विक ने अपना एक हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया। आकृति कुछ सेकंड तक अद्विक के दिए हाथ को देखती रही और फिर धीरे से अपने कांपती हुई हाथों को अद्विक के हाथ में रख दिया। आकृति धीरे से कार से बाहर आई। फिर वो दोनों साथ में पार्टी वेन्यू के अंदर चले गए। शादी के बाद अद्विक पहली बार आकृति को अपने साथ लेकर बाहर आया था, वो भी ऐसे बिजनेस पार्टी में जहां अब तक किसी को भी यह बात नहीं पता था कि अद्विक मैरिड है। जैसे ही दोनों ने साथ में हॉल में एंट्री ली, सभी की नजरें उन पर ही ठहर गई। वहां पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग अद्विक के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक के साथ जो लड़की है ये है कौन। क्या यह अद्विक की गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो क्या अद्विक सिंह राठौड़ की बहुत पहले से ही गर्लफ्रेंड थी? और अगर ये लड़की अद्विक सिंह राठौड़ की गर्लफ्रेंड है तो टीना कौन है? क्योंकि आज तक हमेशा अद्विक टीना के साथ ही पार्टी वगैरह में साथ में गया है, इसलिए आज सभी लोगों के लिए आकृति का अद्विक के साथ देखना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था।
सभी अपने कंफ्यूज भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। वेलकम मिस्टर राठौर, एक आदमी भागते हुए अद्विक के पास आकर बोला। ये कोई और नहीं अद्विक का बिजनेस पार्टनर ही था। इसकी भी काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी। अद्विक बिना किसी भाव के अपने पार्टनर से हाथ मिलाता है। तभी वो पार्टनर आकृति की तरफ थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखने लगा। अद्विक पार्टनर के चेहरे के भाव को देख सब समझ गया। शी इज माई वाइफ मिसेज आकृति एडवर्क सिंह राठौर। अद्विक बिना किसी भाव के उसे बिजनेस पार्टनर की तरफ देखते हुए बोला। जैसे ही अद्विक ने ये कहा पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और सबसे ज्यादा हैरान तो आकृति थी, क्योंकि आज तक अद्विक ने कभी किसी के सामने आकृति को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया था और आज ऐसे एक्सेप्ट करने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अद्विक को पिछले जन्म की बात याद आने लगी कि कैसे पिछली जन्म में वो दादाजी के बहुत फोर्स करने पर आकृति को अपने साथ पार्टी में लेकर गया था, पर वह जैसे ही पार्टी हॉल में मौजूद हुआ आकृति को खुद से दूर कर दिया। इसके साथ ही साथ जब सब लोग आकृति के बारे में पूछने लगे तो अद्विक ने सबको कहा था कि उसे इस लड़की से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ उसकी एक नाम की रिलेटिव है। इन सब से आकृति को बहुत तकलीफ हुई थी। ये सब याद करते हुए अद्विक तिरछी निगाहों से आकृति के चेहरे के हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखते हुए मन ही मन बोला, जो गलतियां मैं पहले कर चुका हूँ वो मैं इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं रिपीट करूंगा वाइफी, लेकिन कुछ दर्द तो तुम्हें सहने होंगे आकृति। इतना बोलकर वो आकृति के साथ पार्टी में आ गया। वहीं अद्विक का पार्टनर मिस्टर शर्मा आकृति से मिलकर बहुत खुश हुए। आकृति भी आज बहुत खुश थी। उसे दिल ही दिल में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे विश्वास होने लगा था कि अद्विक अब उसे अपना मानने लगा है। वही एक जोड़ी आंखें गुस्से से आकृति को घूर रही थी और कोई और नहीं टीना थी। वो अपनी जलती हुई नजरों से आकृति को घूरे जा रही थी। टीना के साथ खड़ा विवेक भी आकृति को ही घूर रहा था, बस उसके घूरने का अलग ही नजरिया था। वो आकृति को अपने लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। इसके साथ ही साथ वो आकृति को अद्विक के करीब देख अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसे अब लगने लगा था कि कहीं इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा। टीना काफी देर तक विवेक के साथ खड़ी होकर आकृति की तरफ घूर कर देखती रही। वही अद्विक अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने लगा। आकृति कुछ देर तक अकेली खड़ी रही और कुछ देर बाद वहां से हटकर दूसरी साइड जाकर टेबल पर बैठ गई। तभी टीना मटकते हुए अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए आकृति के पास गई और उसके सामने रख चेयर पर बैठ गई। आकृति ने एक नज़र टीना की तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुका ली। What happened my little sister? आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। आखिर तुम्हारा पति जो तुम्हारे साथ है, राइट? पर तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से ये सब कैसे हो रहा है? मेरा मतलब क्या तुम्हें ये तो नहीं लगने लगा कि अब अद्विक को तुमसे प्यार होने लगा है और वो तुम्हें अपनी वाइफ मानने लगा है? जैसे ही टीना ने ये कहा आकृति उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर टीना क्या कहना चाह रही है। माय पुअर लिटिल सिस्टर, तुम सच में बहुत भोली हो और तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि क्या ही बताऊं। मेरा अद्विक तो बस अपनी फैमिली के कारण तुम्हें झेल रहा है। आखिर कब तक तुम उसकी लाइफ को हेल बनाती रहोगी? छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? टीना अपनी आंखें छोटी कर थोड़ी गुस्से में आकृति से बोली। उन्हें मुझे छोड़ना होगा तो वो खुद मुझे छोड़ देंगे, पर जहां तक मुझे लग रहा है वो अब मुझे छोड़ना नहीं चाहते। आकृति शांत भाव में टीना से बोली। ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो आज चाहे तो तुम्हें छोड़ सकता है, पर वो सिर्फ अपने फैमिली प्रेशर के कारण तुम्हारे साथ बंधा हुआ है। टीना तुरंत ही बोल पड़ी। टीना की बात सुन आकृति बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। आकृति नॉर्मल वे में टीना से बोली दी, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये सब फैमिली प्रेशर में कर रहे हैं, यह उनकी खुद की मर्जी है। वेट, कहीं तुम इस गलतफहमी में तो नहीं हो कि अद्विक तुम्हें चाहने लगा है? टीना की बात पर आकृति कुछ नहीं बोली, वो बस पलकें झुकाए बैठी रही। तभी टीना आगे हंसते हुए बोली, सच में तुम बहुत बेवकूफ़ हो। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो आज भी मेरा ही दीवाना है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाऊं। टीना की बात का आकृति अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी तो टीना आगे बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि अद्विक आज भी मेरा ही दीवाना है। अपनी बात बोलकर टीना वहां से उठी और बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए अद्विक की तरफ बढ़ गई। आकृति की नजरें उन दोनों पर टिकी थी। टीना जाकर अद्विक से बातें करने लगी। अद्विक का तो टीना से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर वो टीना को इग्नोर भी नहीं कर सकता था।
टीना अद्विक के कोट पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, बेबी चलो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अद्विक अपने हाथों में पकड़े वाइन के ग्लास का एक सिप लेते हुए बोला, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? टीना, हम बाद में बात करते हैं। पर टीना तुरंत ही उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर उसे एक साइड रख देती है। फिर उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली, तुम चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना चलो। ये कहते हुए टीना अद्विक को अपने साथ लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आकृति सब कुछ देख रही थी। उसे अद्विक का इस तरह से टीना के साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अचानक से अपने सीने में एक दर्द सा महसूस होने लगा। वो सोचने लगी कि क्या वो उठकर जाकर देखे कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पर फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठे रहने के बाद आकृति खड़ी होती है, उस तरफ जाती है जहां पर टीना अद्विक को लेकर गई थी। क्या है टीना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आखिर बात क्या है टीना? अद्विक के हाथ को छोड़ टीना पीछे मुड़ी। अद्विक को अपने बैग की तरफ दिखाते हुए बोली, ये देखो ना, ये मेरी गाउन की जीप खुल गई है, इससे जरा बंद करने में मेरी हेल्प कर दो। अद्विक को टीना का ये बोलना गुस्सा दिला रहा था। उसे टीना से घिन आ रही थी, क्योंकि अभी उसके बैग पर लव बाइट के निशान बने हुए थे। वो समझ गया था कि यह कोई और नहीं, विवेक के बनाए हुए निशान हैं। उसे खुद से भी घिन आ रही थी कि वो अपने पिछले जन्म में कैसे इस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। वो बिना कुछ किए वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा और अपने हाथों को ऊपर नहीं किया। जब टीना दोबारा बोलने लगी तो अद्विक उससे बोला, तुम ये खुद से कर लो। ये बोलते हुए वो टीना के हाथ को जीप तक पहुंचा दिया और उसी के हाथों से उसके जीप को बंद करवा दिया। टीना को अद्विक का ये सब करना अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर कुछ सोचते हुए वो अपने होठों पर मुस्कान ले तुरंत अद्विक की तरफ मुड़ी। फिर अपने दोनों हाथों के घेरे को उसके गले में डाल दिया और अद्विक के होठों की तरफ बढ़ने लगी। अद्विक बिना किसी भाव के टीना की सारी हरकतों को देख रहा था। टीना अद्विक के बिल्कुल होठों के करीब पहुंच गई। अपने सिडक्टिव वॉइस में बोली, बेबी आई वाना किस यू। अद्विक ने टीना की बात सुन कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी टीना तिरछी निगाहों से डोर की तरफ देखने लगी, जहां अभी आकृति खड़ी है, लेकिन अद्विक इस बात से अनजान था। ये देखकर टीना अद्विक से और भी ज्यादा चिपक गई और वो जैसे ही अद्विक के होठों को चूमने वाली थी कि तभी अद्विक तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। पर अब तक उन दोनों के होंठ बिल्कुल करीब आ चुके थे। उन दोनों के होठों के बीच बस अद्विक के उंगली का ही फासला था, लेकिन आकृति की तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। ये देख आकृति का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से दूसरी तरफ गई और उसके कदम लटकाने लगे। फिर वह आकृति की तो हालात ही खराब हो गई थी। उसे अब यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तेजी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गई और फिर वहां से बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत पार्टी हॉल से बाहर निकल आई। बाहर आकर वो रोड पर बेतहाशा चले जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वॉशरूम का वही सीन आ रहा था जिसमें अद्विक और टीना दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो सीन जितना उसे याद आता उतना ही उसके सीने में दर्द महसूस होने लगता और आंखों से आंसू और भी तेजी से गिरने लगते। जितना वो खुद को रोने से रोकती उतना ही उसके आंसू बहते जाते हैं। इस समय उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसे अद्विक के साथ इन कुछ दिनों में बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। अद्विक का उसकी केयर करना, ये कहना कि वो सिर्फ उसका है, ये सब कुछ उसके कानों में गूंजने लगा था। अब उसे लगने लगा कि अद्विक ने जो वो सब उसके साथ टाइम स्पेंड किया था और उस बीच उसने जो जो बातें कही थी वह सब कुछ एक दिखावा था। उसके मन में तो अभी भी टीना बसी हुई है। आकृति को ये महसूस हो रहा था कि अद्विक सिर्फ उसके साथ एक ड्रामा कर रहा था। उसे फिर टीना की कही हुई बातें याद आने लगी जो अभी पार्टी में टीना ने उससे कही थी कि अद्विक उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो सिर्फ अपनी फैमिली प्रेशर के कारण उसके साथ रह रहा है। ये सब कुछ याद करते हुए टीना और भी ज्यादा दुखी होने लगी और वो रोड पर चले जा रही थी। उसे कोई भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक ही वहाँ का मौसम बदलने लगा, हवाएं तेज तेज चलने लगी और एक तेज बिजली की कड़क के साथ तेजी से बारिशों होने लगी। पर आकृति को उसे बारिश से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बारिश में भी बस चले ही जा रही थी। बारिश की बूंदें उसे भिगो रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंद में कहीं गुम हो गए थे। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आकृति एक सुनसान सड़क पर थी। अचानक वहां पर कुछ गुंडे आ गए। वो सब आकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। श
गुंडे आकृति को गंदी नजरों से देखते हुए कहते हैं, अरे देखो तो आज आसमान से हुसन परी उतर आई है। क्या फिगर है यार इसका, मन कर रहा है कि इसे खा जाओ। बारिश में भीगने के कारण उसका गाउन उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गया था, जिस पर आकृति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। वो गुंडे आकृति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, क्या मस्त माल है, सच में बड़ा मजा आने वाला है आज तो। वह गुंडे अपने होठों पर जीभ फिराते हुए आकृति को अपनी हवस भरी निगाहों से देख बोले जा रहे थे। ये बोलकर वह सभी आकृति को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं आकृति ने जब उन गुंडों की बातें सुनी तो उसने अपने सामने गुंडों को देखा, जिससे वो अचानक डर गई। वो अपने चारों तरफ देखती हैं, 4-5 गुंडे उसे चारों तरफ से घिरे हुए थे। ये देखकर आकृति जल्दी से दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी एक गुंडा ने उसकी कलाई पकड़ झटके से उसे खींच लिया। ऐसे तेजी से खींचने पर आकृति की कलाई में बहुत तेज दर्द हुआ, उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम लोग ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करोगे तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए आकृति के चेहरे पर डर के था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोल देती हैं, जबरदस्ती कहाँ जाने मन, हम तो तेरे साथ मजे लेने आए हैं। अगर तू मान जाएगी तो फिर हम आराम से करेंगे, वरना नहीं मानी तो। गुंडे अजीब तरह से हंसते हुए आकृति से बोले। अब आकृति को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। वो अपने डरती हुई आवाज में बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो सारे गुंडे आकृति को इस तरह से देख तेज तेज हंसने लगे। वो सभी बोलने लगे, हमें नहीं पता था कि हम जिसे आज मर्डर करने आ रहे हैं वो इतनी खूबसूरत होगी। तू तो किसी के खिली हुई कली की तरह लग रही है, तुझे मसलने में हमें बहुत मजा आने वाला है। वो सारे गुंडे आकृति की तरफ देख एक मक्कारी हंसी हंसने लगे। आकृति ने जैसे ये सुना कि यह सब उसे मारने के लिए आए हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर किसने उसे मारने के लिए इन गुंडों को भेजा है। आकृति हैरानी से कहती हैं, मारने? किसने किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? बताओ मुझे कौन मारना चाहता है? आकृति गुंडों की तरफ देखकर बोली। पर वह गुंडे हंसते हुए बोले, तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं जो तुझे ऐसे ही बता देंगे? पर हाँ, जब तेरी आंखें निकालने लगेगी तब हम तुझे बता देंगे कि हमें किसने बोला है तुम्हें मारने के लिए। आकृति समझ गई थी कि ये गुंडे नहीं बताने वाले, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन है उसका दुश्मन जो उसे मारना चाहता है। वो सोच ही रही थी कि तभी पांचों गुंडे उसके बिल्कुल करीब आ गए। ये देखकर आकृति की हालत खराब हो गई। गुंडे उसे यहाँ वहाँ टच करने लगे। आकृति बार बार खुद को छुड़ा रही थी। आकृति ने डर के कारण भाग जाना चाह रही थी, पर उन गुंडों की चंगुल से बचना पॉसिबल नहीं था। वो सभी किसी हैवान की तरह दिखाई दे रहे थे। उसे पता चल चुका था कि आज उसके साथ एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा होने वाला है, जिसके लिए वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो अंदर तक बुरी तरह से डर चुकी थी और इस डर के कारण वो और भी तेज तेज रोने लगी। अभी भी बारिश काफी तेज हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मानो मौसम भी किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहा हो। वो चिल्लाते हुए बोली, कोई है, प्लीज हेल्प मी प्लीज। पर आकृति सुनसान जगह पर थी जहां से अभी कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। आकृति की आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगे। उसे लगा कि अब वो शायद नहीं बचने वाली। उन गुंडों में से एक गुंडा आगे बढ़ा और आकृति के हाथों को पकड़कर कस के पीछे की तरफ की और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। आकृति बार बार अपने चेहरे को इधर उधर घूमते हुए रोए जा रही थी और खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी। अचानक ही वहां पर एक कार का हॉर्न की तेज आवाज गूंजने लगी। वो गुंडे जो कि अभी सड़क के किनारे थे उस कार के हॉर्न की आवाज सुन गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कौन है बे, चल जा यहाँ से जल्दी। पर वो कार वहां से नहीं हिली और लगातार हॉर्न दे रहा था। ये देखकर उन गुंडों का गुस्सा बढ़ गया। वो सभी उसे कार की तरह बढ़े और एक गुंडा वहीं पर आकृति को पकड़े हुए था। आकृति अब तक सड़क पर घुटनों के बल बैठी हुई रोए जा रही थी। क्या बात है, यहाँ पर क्या कोई शूटिंग हो रही है? अगर ऐसा है तो भाई मुझे तो शूटिंग देखने का बहुत मन था। उसे कार में से एक लड़का बड़े ही स्टाइल से बाहर निकाला और उन गुंडों की तरफ देखते हुए बोला। वो लड़का देखने में काफी हैंडसम था, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला। वो लड़का काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो अपनी भूरी आंखों से बड़ी गौर से सभी गुंडों को देख रहा था। वही वो गुंडे उसे लड़के की बात सुन हंसते हुए बोले, तो जा यहाँ से, चल, यहाँ कोई शूटिंग वोटिंग नहीं चल रही, ये रियल है। चल निकल यहाँ से और हम जो कर रहे हैं करने दे।
इसका मतलब कि तुम पांचों मिलकर एक बेचारी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, राइट? वो लड़का उन गुंडों की बात सुनकर तुरंत बोल। तभी वो गुंडे हंसते हुए बोले, हाँ, तुझे जो समझ आ रहा है वही समझा। हम यही कर रहे हैं, क्या कर लेगा तू? तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह से किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा और मैं होने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो लड़का सामने खड़े गुंडे के मुंह पर एक तेज पंच मारता है, जिससे वो गुंडा लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। अब उस गुंडे को बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्ला कर बोला, लगता है तू आज जिंदा नहीं बचना चाहता। तेरी भी मौत आज मेरे हाथों लिखी है, तभी तो तू यहाँ हीरोगिरी दिखाने आ गया। सही कहा तुमने, हीरो वो तो मैं हूँ ही। मेरे कॉलेज टाइम से हर कोई मुझे हीरो ही बोलते थे और अब तो मैं हीरो से ज्यादा सुपरस्टार बन गया हूँ। लोगों की नज़रों में काफ़ी फेमस हूँ और लड़कियां तो मुझ पर बहुत मरती हैं और अब बहुत दिन हो गए फाइट किया। सो हो जाए आज थोड़ी सी कसरत कर ही ली जाए। वो लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने कॉलर को उचकाते हुए बोला और फिर अपने हाथों को स्ट्रेस करने लगा। हीरो और शक्ल देखी अपनी। ये कहते हुए वो गुंडे उसे लड़के की तरफ देखते हुए हंसने लगे और फिर उनमें से एक गुंडा बोला, चल आज हम तेरी हीरोगिरी को अभी खत्म कर देते हैं और तेरा जो थोबड़ा है इसका तो हम वो हल करेंगे कि तू किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगा। इतना बोलकर वो गुंडा आगे बढ़कर जैसे ही उस लड़के को मारने वाला था कि तभी वो लड़का उसके हाथ को पकड़ जोर से मोड़ देता है और एक टक की आवाज से उसके हाथों की हड्डी टूट गई। ऐसा होते ही उस गुंडे की तेज चीख निकली जिससे उस पूरे सुनसान जगह पर गूंज उठ गई। ये देखकर बाकी के गुंडे भी एक पल के लिए डर गए, पर फिर वो सब जोश में आगे बढ़े और एक साथ उसे लड़के पर अटैक करने लगे। वो सब जितना उस लड़के के मारने की कोशिश करते हैं उतना वो लड़का उन सभी के अटैक को रोकता जा रहा था और उन्हें अच्छे से सबक सीख रहा था। एक के बाद एक सारे गुंडों को अपने बॉक्सिंग स्टाइल से मार मार कर अधमरा कर दिया। वह सभी सड़क पर बहाल पड़े तड़प रहे थे। तभी उनमें से गुंडा पीछे से आया और उसे लड़के के पीठ पर चाकू मारने की कोशिश की। इस समय वो लड़का अचानक पीछे मुड़ा और चाकू को अपने हाथों से रोक लेता है। क्या बात है, इतना मार खाने के बाद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है साले। मैं तो तुम लोगों को बहुत हल्के में ले रहा था, पर नहीं, तुम लोगों में कुछ तो दम है। वो लड़का उस गुंडे की तरफ देख बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, जिसे सुनकर वो गुंडा बहुत प्राउड फील करने लगा। वो बड़ी ही प्राउडली बोला, हाँ तो तुझे क्या लगा हमारे अंदर दम नहीं? इसीलिए तो बोला था हमें हल्के में मत ले, हम तुझे धूल चटा देंगे। ये सुनते ही वो लड़का उसे गुंडे के हाथ से चाकू को लेता है और उसे दूसरी साइड इफेक्ट हुए अपने पैरों से एक तेज किक उसे गुंडे के मुंह पर मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो उछलते हुए दूर सड़क पर जा गिरा। ये देखो, लड़का हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, बहुत दम है, मुझे तो मजा आया इतने दमदार लोगों से मिलकर। इतना बोलते हुए वह एक बार अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे इग्नोर कर देता है। उसकी नज़र एक साइड खुद में ही सिकुड़ कर सड़क पर बैठी हुई आकृति पर गई, जो कि अपने घुटनों में सिर छुपाए सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। बारिश अभी भी तेजी से हो रही थी और आकृति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद में ही सिमटी हुई सिकुड़ कर बैठी थी। वो लड़का आकृति की तरफ बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, हेलो, क्या तुम ठीक हो? उठो और देखो, अब वो गुंडे यहाँ नहीं हैं। इतना बोलकर वो लड़का अपने जैकेट को उतार आकृति को पहना देता है। आकृति, जिसका डर के कारण बुरा हाल था, वो अभी भी बहुत डरी सहमी सी थी। उसे उन गुंडों ने उसे अंदर तक डरा कर रख दिया था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। आकृति अपने चेहरे को घुटने से बाहर निकालती है और अपने आंसू भरी आंखों से उस लड़के की तरफ देखती है। वही उस लड़के की भी नज़र आकृति पर गई। एक पल के लिए दोनों ही चौंक गए। आकृति झट से उठी और उसे लड़के के गले लग गई। ऐसे अचानक आकृति के गले लगने पर उसे लड़के के हाथ हवा में ही रह गए। वहीं आकृति उसे लड़के के गले लगी फूट फूट कर रो रही थी। ऋतिक, ऋतिक, तुम आ गए, कहाँ थे तुम? आकृति रोते हुए उस लड़के के गले लगे धीरे से बोली। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, आकृति का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक था। दोनों हमेशा साथ में रहते थे और हंसते खेलते। फिर ऋतिक को एक दिन अपनी स्टडी के लिए फॉरेन चला गया था और अभी 2 दिन पहले ही वो वापस आया है। वो भी आकृति से मिलना चाहता था। वही आकृति बारिश में भीगने के कारण वो भी अब बुरी तरह से कांपने लगी थी। आकृति के मुंह से अपना नाम सुनते ही ऋतिक तुरंत अपने हाथों से आकृति को पकड़ लेता है। ऋतिक के ऐसा करते ही आकृति और भी तेजी से फूट फूट कर रोने लगी और यह बात ऋतिक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लग रहे। आकृति लगातार बस रोए जा रही थी और जब आकृति चुप नहीं हुई तो ऋतिक धीरे से उसे कुछ अलग किया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, ये सब क्या है?
आकृति तुम यहाँ और इस हाल में, आखिर बात क्या है आकृति? पार्टी हॉल में अद्विक जब वॉशरूम से बाहर पार्टी हॉल में आया तो वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए आकृति को ढूंढने लगा। उसी समय एक बिजनेस पार्टनर आकर उससे बातें करने लगा, पर अद्विक बेचैनी से आकृति को ढूंढ रहा था, लेकिन आकृति उसे वहां कहीं नहीं दिखी। टीना भी अद्विक के साथ थी और उसे पकड़कर बोली, क्या हुआ बेबी, किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम आकृति को ढूंढ रहे हो? हाँ, वो कहीं दिख क्यों नहीं रही है? उसे तो यही पार्टी हॉल में ही होना चाहिए था। अद्विक थोड़ा परेशानी से इधर उधर अपने नजरें घुमाते हुए बोला। टीना को अद्विक का इस तरह से आकृति के लिए परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आकृति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अद्विक के सामने अच्छी बनते हुए बोली, मेरी बहन शायद किसी काम से गई हो या फिर यही कहीं पार्टी हॉल में होगी, तुम्हें दिख नहीं रही होगी। अरे पर कहाँ, मैंने तो सब जगह देख लिया, पर मुझे आकृति कहीं नहीं दिख रही है। कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? अद्विक बेचैनी से टीना की तरफ बिना देखे बोला। अब तो टीना का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो थोड़े गुस्से से अद्विक से बोली, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? होगी कहीं पर या फिर चली गई होगी वापस। तुम्हें उससे क्या, कौन सा तुम्हें उससे कुछ लेना देना है? तुम तो उसे अपनी वाइफ भी नहीं मानते, फिर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? टीना की बात पर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो अपना गुस्सा टीना को नहीं दिखा सकता था। वो नॉर्मल वे में टीना से बोला, हाँ, मैं नहीं मानता उसे अपनी वाइफ और ना ही मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट है, पर अभी वो मेरे साथ यहाँ आए हैं और घर के सभी मेंबर जानते हैं कि वो मेरे साथ यहाँ है। अगर उसके साथ कुछ होता है तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे और यह बात मैं सहन नहीं कर सकता। टीना ये सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही अद्विक के घर वालों से बहुत चिढ़ मचती थी। उसका बस चलता तो वो अद्विक से उसके सारी फैमिली मेंबर को दूर कर देती और वो ये काम करने में लगी भी हुई थी। पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि अद्विक अपनी फैमिली मेंबर को बहुत मानता था। फैमिली मेंबर को याद करते ही टीना को अदिति का चेहरा याद आने लगा। वो अभी भी अदिति के थप्पड़ को भूली नहीं थी। वो उससे अभी भी बदला लेना चाहती थी। टीना अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी, तभी अद्विक हॉल से बाहर की तरफ निकल गया। ये देख टीना भी तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अद्विक बेबी, जाने दो ना, शायद वो घर चली गई होगी और अगर तुम इस तरह से पार्टी को बीच में छोड़कर जाओगे तो तुम्हारे पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। पर अद्विक को तो इस वक्त सिर्फ आकृति की चिंता सता रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पार्टनर उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं। उसके लिए अगर कोई मायने रखता है तो वो थी सिर्फ उसकी वाइफ आकृति। वो एक नज़र टीना की तरफ देखता है और एक बार अपने हाथ की तरफ जिसे टीना ने पकड़ा था और अपने हाथों को धीरे से टीना की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, मुझे देख लेने दो एक बार, मैं देख लूंगा तभी मुझे तसल्ली होगी। अपनी बात बोलकर अद्विक तेजी से आगे बढ़ गया। वही टीना गुस्से से मुंह फुलाए हुए अद्विक को जाते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड तक देखने के बाद वह भी तेजी से अद्विक के पीछे गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अद्विक और आकृति एक पल भी करीब आए। वही सुनसान सड़क पर सामने खड़ा ऋतिक आकृति की हालत को देखकर उससे सब पूछने लगा, क्योंकि उसे आकृति की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने हमेशा से ही आकृति को मुस्कुराते हुए देखा था। कॉलेज टाइम में भी आकृति हमेशा हंसती खेलती रहती थी। वो खुद भी खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी, लेकिन आज उसे इस तरह रोता देख ऋतिक को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया जो आकृति की यह हालत हो गई? मैं सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ से क्या गया कि आकृति की तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश रखती थी और सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती रहती थी, आज उस लड़की का ये हाल कैसे हो गया? आखिर कौन है इसका कारण? ऋतिक आकृति को देखते हुए अपने मन ही मन सोचने लगा। वही आकृति बिल्कुल चुप थी। वो बिना कुछ बोले बस सुबकते हुए रो रही थी। जैसे ही ऋतिक ने ये देखा, वो एक बार फिर से उसे पूछने लगा, बताओ मुझे आकृति, आखिर क्या हुआ है तेरे साथ और तू इस तरह से ऐसे सुनसान सड़क पर बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई, और यही गुंडे, ये सब क्या है आकृति? ये मेरी लाइफ का सच है जो तुझे दिख रहा है। ये सच्चाई है मेरी लाइफ की जिसे कोई नहीं बदल सकता। आकृति ऋतिक की तरफ देखकर चिल्ला कर बोली। आकृति की बात सुन अभी भी ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने कंफ्यूज भरी नजरों से आकृति को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गुस्से को देख समझ गया कि यह सही समय नहीं है कि वो आकृति से कुछ पूछे। वो उसे संभालते हुए बोला, चल अच्छा यहाँ से चल, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। अचानक ही आकृति का ध्यान ऋतिक के हाथ पर गया, जिसमें से अभी भी ब्लड निकल रहा था।
उसके हाथ को पकड़ते हुए आकृति बोली, ऋतिक ये क्या हो गया तुझे? तेरे हाथ में इतनी चोट कैसे लग गई? लगता है उन गुंडों के साथ लड़ते हुए तुझे इतनी चोट लग गई। इतना बोलकर आकृति एक बार फिर से रोने लगी। अरे यार, यह मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। तू इतना रो क्यों रही है और कब से तू इतनी रोने लग गई? मेरी आकृति तो सिर्फ हंसना जानती है। ऋतिक अपने हाथ को आकृति के हाथ से दूर कर उसे छुपाते हुए बोला, पर आकृति उसे गुस्से से घूरने लगी और एक बार फिर से उसे देखकर हाथ को पकड़ लिया और उसके चोट पर फूंकने लगी। तू इसे छोटी सी चोट बोल रहा है? तेरा हाथ पूरा कट गया है और तुझे मामूली से चोट लग रही है। चल अब जल्दी से हॉस्पिटल चल, तुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आकृति परेशान होते हुए ऋतिक से बोली। ऋतिक आकृति के चेहरे को ही देख रहा था। इन 2 सालों में उसने आकृति को बहुत मिस किया था। बारिश में भीगने के कारण आकृति और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ सेकंड तक आकृति के चेहरे को देखता रहा और अचानक से आकृति की आवाज सुन वो अपने सेंस में वापस आया। ऋतिक, तू मेरी बात सुन रहा है या नहीं? तू चल रहा है या तुझे थप्पड़ लगाऊं? आकृति ऋतिक के हाथ को पकड़कर गुस्से से बोली। ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा चल रहा हूँ। मेरी माँ इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऋतिक मुस्कुराने लगा और आकृति को साइड हक कर लिया। आकृति अभी भी मुंह फुलाए हुए थी। ऋतिक उसे खुद से बिल्कुल चिपकाते हुए बोला, अब गुस्सा भी मत कर, चल रहा हूँ ना। अभी अपना मुंह ऐसे फूलन देवी की तरह क्यों फूला रही है? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों साइड 2 गोलगप्पे भरे पड़े हैं। ये सुन आकृति भी मुस्कुराने लगती है। कुछ ही देर में अद्विक आकृति को ढूंढते हुए वहां आ गया था। अद्विक की नजर आकृति के साथ खड़े लड़के पर गई जो कि आकृति को खुद से चिपकाए हुए खड़ा था। आकृति भी उसके साथ मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। अद्विक आकृति के साथ खड़े लड़के को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पिछले जन्म में यही था जो हमेशा आकृति की केयर करता था। यहाँ तक कि वो अद्विक से आकृति के लिए कई बार लड़ाई भी कर चुका था और उसने यहाँ तक कहा था कि वो आकृति को छोड़ दे क्योंकि आकृति को वो अपना बनाना चाहता है। वो आकृति से प्यार करता है। अब अद्विक ऋतिक को देख थोड़ा घबराने लगा कि कहीं आकृति उससे दूर ना चली जाए। आकृति का ध्यान अद्विक पर नहीं था। वो अभी भी ऋतिक के साथ ही थी। दोनों साथ में वहीं सामने खड़ी ऋतिक की कार के पास जाते हैं। ऋतिक ने फ्रंट गेट ओपन किया। आकृति उसे देख चुपचाप से कार में बैठ गई। ऋतिक भी दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकृति को ऐसे कार में बैठते देखकर अद्विक जल्दी से आगे बढ़ा और आकृति के पास पहुंचने वाला था कि तभी टीना उसके हाथ को पकड़कर उसे जाने से रोक देती है और इतने में ऋतिक की कार आगे बढ़ जाती है। क्या है टीना, तुमने मुझे क्यों रोका? तुम्हारे रोकने के कारण वो दोनों यहाँ से चले गए। अद्विक टीना की तरफ देख गुस्से से चिल्ला कर बोला। अद्विक को गुस्से से देख एक पल के लिए टीना बुरी तरह से डर गई, पर फिर कुछ सोच वो एक हल्की मुस्कान के साथ अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, बेबी, मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां जाओ। टीना की बात पर अद्विक उसे घूर घूर कर देखने लगा। तुम्हें शायद नहीं पता, वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही प्यार करते हैं। पूरे कॉलेज में ये बात फैली हुई थी कि आकृति और ऋतिक कपल हैं। टीना अद्विक को खुद की तरफ घूरते देख तुरंत बोली। वही टीना की बात सुनकर अद्विक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। देखो, मैं तो कहूंगी कि तुम इसमें बिल्कुल भी रोक टोक मत करो। आखिर तुम्हें भी तो आकृति को डाइवोर्स देना ही है और फिर डाइवोर्स के बाद आकृति को कोई तो ऐसा चाहिए जो उसे संभाल ले, तो वो ऋतिक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं और जैसा कि अभी हम दोनों ने देखा, इससे साफ पता चल रहा है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। टीना की कही एक बातें अद्विक के कानों में किसी गर्म तेल की तरह काम कर रहे थे। हर सेकंड के साथ अद्विक का गुस्सा और भी बढ़ते जा रहा था। वो एक झटके में टीना के हाथ को खुद से छुड़ाता है और तेजी से दूसरी तरफ बढ़ गया। टीना अद्विक को इस तरह गुस्से में जाते हुए देखती रही। फिर वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले, वो मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। मैंने तो सिर्फ उन गुंडों को आकृति को अपने रास्ते से हटाने के लिए भेजा था, पर मुझे नहीं पता था कि आकृति खुद ही खुशी खुशी मेरे रास्ते से हट जाएगी। अब आकृति तुम चाहे कुछ भी कर लो, अद्विक कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो अब तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और यह गुस्सा जल्द ही नफरत में बदल जाएगा। इतना बोलकर टीना तेज तेज हंसने लगी। वो किसी पागल की तरह हंसे जा रही थी। उसकी हंसी उस सुनसान जगह पर चारों तरफ गूंज रही थी।
उसी समय टीना का मोबाइल बजा। टीना अपने पर्स में से मोबाइल निकाली तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख तुरंत कॉल पिक की। दूसरी तरफ से उन गुंडों में से गुंडे की आवाज़ टीना के कानों में पड़ी। मैडम, हमने तो उस लड़की को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक लड़का वहां जाकर उसे बचा लिया और हम उसे मार नहीं पाए। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था कि कोई उस लड़की को बचाने के लिए भी आ सकता है? वो गुंडा टीना के कॉल पिक करते ही तुरंत बोला, तुम सब के सब यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। एक काम बोला था मैंने, वह भी तुम सब नहीं कर सके। अब तुम लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा। फोन रखो और आज के बाद मुझे भूलकर भी कॉल मत करना। टीना गुस्से से उन गुंडों की आवाज़ सुनकर फ़ोन पर बोली और तुरंत कॉल कट कर दी। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो ऐसे ही मेरे प्यारी सिस्टर ने आसान कर दिया है। अद्विक के मन में जो मेरी प्यारी सिस्टर के लिए फीलिंग जग रही थी, उसे तो मैं अब बिल्कुल भी उभरने नहीं दूंगी। मैं अब उन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगी कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। अद्विक के मन में आकृति के लिए मैं इतनी नफरत भर दूंगी कि अद्विक कभी भी आकृति के पास जाने के बारे में सोचेगा तक नहीं, क्योंकि अद्विक सिर्फ मेरा है। अगर उसे किसी के प्यार में पड़ना है तो वह सिर्फ मैं हूँ। उसे मेरे ही आगे पीछे घूमना है। अब तुम देखना अद्विक, कैसे मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर से टीना तेज तेज शैतानी हंसी हंसने लगी। वही अद्विक तेजी से आगे बढ़ा और वापस पार्टी हॉल में जाने के बजाय अपने कार की तरफ बढ़ गया। वो तुरंत कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से कार को वहां से लेकर आगे बढ़ गया। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। गुस्से के कारण उसका चेहरा सख्त हो गया था, हाथों की नसें उभर आई थी। गुस्से के कारण उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। उसके आंखों के सामने बार बार बस ऋतिक और आकृति का एक दूसरे के करीब होना यही आ रहा था। उसे इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही अद्विक को ऐसे जाते देखकर वहां मौजूद उसके गार्ड्स जल्दी से अपने अपने कार में बैठे और उसके कार के पीछे निकल गए। उन सभी को हमेशा से ही अपने बॉस की सिक्योरिटी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि अद्विक की बहुत सारे बिजनेस राइवल थे और सभी बस ताक लगाए बैठे रहते थे कि कब उन्हें अद्विक अकेला मिले और वो सब उस पर अटैक कर सके। इसलिए सारे बॉडीगार्ड हमेशा अद्विक की सेफ्टी के लिए अलर्ट रहते थे। कार में बैठा अद्विक बहुत ही स्पीड से कार को चला रहा था। वो अपनी नीली आंखों से घूर घूर कर रोड की तरफ देख रहा था। हर बदलते पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। कुछ सोचते हुए वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकलता है और स्टीयरिंग को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से कॉल मिलाने लगा। अभी अद्विक आकृति को कॉल मिला रहा था, पर दूसरी तरफ से ना जाने अद्विक ने क्या सुना कि उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो गुस्से से अपने मोबाइल को कार में ही फेंक देता है। नो नो नो, इट्स नॉट फेयर। यू आर माइन वाइफी। तुम सिर्फ मेरी हो आकृति, सिर्फ मेरी। अद्विक के फोन मिलाने पर आकृति का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये सुनते ही अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका जबड़ा कस गया और उसके हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर जम गई। गुस्से के कारण अद्विक तुरंत ही अपना मोबाइल को कार में तेजी से फेंक देता है और गुस्से से कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलने लगा। अद्विक की कार एक तेज आवाज के साथ पैलेस के सामने रुकती है। पैलेस के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स इतनी तेज आवाज को सुन घबरा गए। सभी की नजरें कार की तरफ गई तो वो सब उस कार को देखकर पहचान गए कि यह उनके अद्विक बॉस की कार है। अद्विक तुरंत से कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए पैलेस के अंदर चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बॉडीगार्ड्स की भी नजरें जब अद्विक के गुस्से वाले चेहरे पर गए तो वह सब भी समझ गए कि उनके बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। अद्विक तेज कदमों के साथ चलते हुए अंदर आया और सीढ़ियों से होते हुए सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रूम के डोर को एक झटके में अद्विक ने ओपन किया। वो अपने नीली नजरों को घूमते हुए चारों तरफ देखने लगा तो उसे रूम में कहीं भी आकृति नहीं देखी, क्योंकि उसने आकृति से कहा था कि आज रात वो उसी के साथ रहेगी, तो उसे लगा था कि आकृति रूम में ही होगी, पर आकृति उसे कहीं नहीं दिखती। ये देखकर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो एक झटके में अपने कोट का बटन ओपन कर उसे निकाल सोफे पर फेंका देता है। अद्विक तेजी से रूम से बाहर निकाला और अदिति के रूम की तरफ बढ़ गया। वह अदिति की रूम के पास पहुंचकर डोर नॉक किया। अदिति जो कि सो रही थी, वह डोर पर नॉक की आवाज सुनकर उठी और डोर ओपन करा। उसके सामने अपने भाई को देख चौंक गई। वह हैरानी से पूछती है, भाई आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? अद्विक अदिति से बिना कुछ बोले अपनी नजरों को पूरे रूम में घूमने लगा, पर उसे वहां भी आकृति नहीं दिखी। वह तुरंत अदिति से पूछता है, आकृति कहाँ है? आकृति कहाँ है? ये क्या पूछ रहे हो भाई, वह तो आपके साथ गई थी ना।
तो आपके साथ ही आएगी ना? अदिति तुरंत ही अद्विक की बात पर उससे बोली। वो मुझसे पहले ही पार्टी से बाहर वापस आ गई थी, तो वो अभी तक घर नहीं आई है। आदित्य के पूछने पर अद्विक तुरंत बोला, भाई आप क्या बोल रहे हैं? वो अकेले कैसे आएगी? जब आप उसे अपने साथ ले गए थे तो आपको उसे अपने साथ ही लाना चाहिए था ना। और आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति हैरान और कंफ्यूजन के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ अद्विक से बोली। अद्विक अदिति के इतने सवाल को सुन गुस्से से अपने हाथों का मुट्ठी बना लेता है और बिना कुछ जवाब दिए तेजी से वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक को इस तरह से बिना कुछ बताए जाते देखा अदिति को अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। वह भी अद्विक के पीछे पीछे गई। अद्विक जैसे ही अपने रूम में पहुंचकर डोर लॉक करने वाला था कि तभी अदिति तुरंत रूम के अंदर घुस गई। अद्विक उसे घूर घूर कर देखने लगा। अद्विक के ऐसे घूर घूर के देखने से एक पल के लिए अदिति घबरा गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, भाई मुझे घूरने के बजाय आप ये बताइए कि आखिर अक्कू को अकेले अपने कैसे छोड़ दिया? आपको पता है ना, उसे रात में अकेले ड्राइव करना या अकेले बाहर जाने से बहुत डर लगता है, और इस तरह से रात में उसका अकेले निकलना भी उसके लिए सेफ नहीं है। फिर आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी भाई। कहीं आप उस टीना के चक्कर में फिर से पड़ गए हो क्या? फिर से अब उसके प्यार के जाल में फंस गए हो? अदिति के ऐसे बोलने पर अद्वैक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। भाई प्लीज आप मुझे इस तरह से डरना बंद करिए। अभी मुझे अपनी फ्रेंड की बहुत चिंता हो रही है। न जाने अकेले वो कहाँ होगी। इतना बोलकर वो चुप हो गए। अभी अदिति के चेहरे पर आकृति के लिए परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो अकेली होगी तो ही तो घबराने वाली बात होगी। वो तो उस लड़के के साथ गई है। अद्विक अदिति के इस तरह बोलने पर धीरे से बड़बड़ाया। अदिति अपने भाई के बड़बड़ाने की आवाज को क्लियर नहीं सुन पाई तो वो तुरंत पूछती है, भाई आप क्या कह रहे हैं? कहाँ गई है? अदिति के पूछने पर अद्विक कोई जवाब नहीं देता और तुरंत ही अपना मोबाइल ढूंढने लगा। वो अपने पेंट के पॉकेट से मोबाइल निकलता है। उसने देखा फोन पर काफी स्क्रैचेस आ गए थे। उसने गुस्से में मोबाइल को फेंक दिया था, जिस कारण उसका मोबाइल डैमेज हो गया था, पर अभी भी वो थोड़ा बहुत काम करता था। अद्विक एक बार फिर से आकृति को फोन मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ आकृति ऋतिक के साथ एक अस्पताल में थी और ऋतिक के हाथों का पट्टी करवा रही थी। डॉक्टर ने जब ये सुना कि उसके हाथों पर चाकू से कट लगा है तो वो टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए बोले। जैसे ही ऋतिक ने इंजेक्शन का नाम सुना उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। नो 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 डॉक्टर प्लीज, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। आप मुझे कोई दवा दे दो पर मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। डॉक्टर की तरफ देखते हुए वो तुरंत बोला, देखिए आपके हाथ में काफी गहरा कट लगा है और हमने ड्रेसिंग तो कर दिया है, पर वो नीफ से कट लगा और वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चलकर कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशन के लिए टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ही सही होगा। हम इसके लिए कोई दवा नहीं दे सकते। डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल वे में ऋतिक की तरफ देखकर बोले। लेकिन ऋतिक फिर से बहाने बनाते हुए बोला, डॉक्टर अब ऐसा करिए ना कि आप मुझे इंजेक्शन को उसको पीने के लिए दे दीजिए, मैं उसको पी लेता हूँ तो उससे भी तो मुझे आराम हो जाएगा। डॉक्टर को ऋतिक की बातें बहुत ही बचकानी लग रही थी। वहीं पास में बैठी आकृति भी सिटी को भूल रही थी। वो उसे घूरते हुए उसके सिर पर चपत लगाकर बोली, पागल लड़के, इंजेक्शन लगाना जरूरी है और यह इंजेक्शन सीधे तुम्हारे नसों में लगेगा, जिससे तुम्हारी बॉडी पर ज्यादा असर करेगा। समझ में आए बात? अब डॉक्टर जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दो। इतना बोलकर आकृति चुप हुई और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर आप इन्हें इंजेक्शन लगाइए, मैं भी देखती हूँ कैसे इंजेक्शन नहीं लगता। आकृति ऋतिक को घूरते हुए डॉक्टर को से बोली, आकृति तुम मेरी फ्रेंड हो या दुश्मन? तो इस तरह से कैसे मेरे साथ कर सकती हैं? और डॉक्टर आप तो पेशेंट की जान बचाते हो, इस तरह से क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? ऋतिक किसी मासूम से बच्चे की तरह डॉक्टर की तरफ देखकर बोला। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर वहीं खड़ी नज सबको हंसी आ रही थी। वहां खड़ी नज ऋतिक की बातें सुन अपने मन ही मन बोली, देखने में तो कितना हैंडसम और काफी अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, पर एक इंजेक्शन से डरता है जैसे मानो कोई छोटा बच्चा हो। ये सब बोलते हुए इस नर्स को ऋतिक को देखकर बार बार हंसी भी आ रही थी और उस पर प्यार भी आ रहा था। किसने कहा मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरी दुश्मन हूँ? ठीक है डॉक्टर आप इंजेक्शन लगाओ, मैं ऐसे पकड़ के रखती हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगा दो। आकृति एक बार फिर से ऋतिक को घूमते हुए डॉक्टर से बोली। डॉक्टर ने आकृति के पास सुन तुरंत पास में खड़ी नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा। डॉक्टर के बोलते ही नर्स ने इंजेक्शन रेडी किया और डॉक्टर को पकड़ा दिया।
डॉक्टर जैसे ही ऋतिक ने उसे इंजेक्शन को देखा, उसकी तो बिल्कुल ही हवा टाइट हो गई डर के कारण। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो इंजेक्शन को देखते ही जल्दी से उठकर वहां से भागने लगा। तभी आकृति गुस्से से बोली, जहां हो वहीं रुक जाओ और वापस यहाँ आओ, वरना तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आकृति कितनी गुस्से भरी आवाज को सुन ऋतिक पीछे मुड़ा और उसकी तरफ रोने जैसा मुंह बनाकर देखने लगा। आकृति उसे घूर कर देखते हुए वापस चेयर पर आकर बैठने का इशारा करती है और ऋतिक बेचारा चुपचाप से मुंह लटकाए वापस चेयर पर आकर बैठ गया। उसकी नज़र एक बार फिर से डॉक्टर के हाथ में पड़े इंजेक्शन पर गए। उस इंजेक्शन को देखकर उसका गला सूख गया था। वो अपने थूक निकलते हुए उस इंजेक्शन की तरफ देखता और एक बार फिर से गिड़गिड़ाते का डॉक्टर से बोला, प्लीज़ डॉक्टर, कुछ तो रहम कीजिए। मुझ मासूम पर क्यों इतने जुल्म कर रहे हो आप? क्या आप चाहते हो कि इस मासूम की मौत हो जाए? क्या आपको ज़रा सा भी मुझ पर दया नहीं आता? ऋतिक इस बचकानी बातों को सुनकर आकृति उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऋतिक के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मासूम कहाँ से मासूम? मुझे तो तू कहीं से भी मासूम नहीं दिखता। ऋतिक और भी ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाकर आकृति की तरफ देखने लगा। अभी आकृति को ऋतिक को देख हंसी आ रही थी, पर वह खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए थी। उसने अपने चेहरे को सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर उसे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी तरफ देखते रहो। अगर जरा सा भी तुम यहाँ से भागने की या कोई चालाकी करने की कोशिश किया तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अपनी बात बोलकर आकृति अपनी तिरछी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखकर इंजेक्शन लगाने का इशारा कर देती है, जिसे डॉक्टर समझ हल्का मुस्कुरा दिए। यार आकृति, तू क्या मेरी दुश्मन बनी पड़नी है? 2 सालों में तो बहुत बदल गई है। अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते तो कब से इतनी हार्टलेस हो गई? तू तो कितनी सीधी सादी, मासूम सी, प्यारी सी थी और अब तो तू इतनी आकृति से बोलते बोलते ही ऋतिक की तेज चीख निकल गई, क्योंकि वो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। हो गया, आप तो खामखा इतना डर रहे थे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत बोल। ऋतिक अपनी हाथ को सहलाते हुए बोला, तुम सब के सब बुरे हो, तुम सब मेरी जान लेने पर तुले हुए हो, मैं देख लूंगा सबको। एक इंजेक्शन से तेरी जान जा रही है, क्या बकवास करता है? अपनी यह ओवर एक्टिंग बंद कर दे। ये जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं इसे चुपचाप से खा लेना। आकृति ऋतिक की तरफ दवा का एक पैकेट पड़ते हुए उसे बोली। फिर डॉक्टर को बिल पे कर आकृति ऋतिक के साथ अस्पताल से बाहर आई। अब तक बारिश बहुत कम हो गई थी, बस हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। आकृति ने एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर ऋतिक से बोली, ऋतिक तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे। ऋतिक अभी भी अपना हाथ सहला रहा था। हाँ क्यों नहीं, तू मुझे तंग करने का मौका कैसे छोड़ सकती है? ऋतिक की बात सुने एक बार फिर से आकृति उसे घूर कर देखती है और फिर ऋतिक की कार में जाकर बैठ गई। ऋतिक भी ड्राइविंग सीट पर आया और वह भी बैठ गया। फिर कार को आगे बढ़ा दिया। ऋतिक आकृति को उसके घर ले जा रहा था। ये देखकर आकृति तुरंत बोली, तुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ मुझे पता है कि तुझे तेरे घर जाना है, तो मैं तुझे तेरे घर ही तो लेकर जा रहा हूँ। और अब यह मत पूछना कि मुझे याद है या नहीं, क्योंकि मैं तेरे घर इतनी बार गया हूँ कि मैं वह भूल ही नहीं सकता। ऋतिक तुरंत ही आकृति के बोलने पर उसे बोला, तू गलत है, मुझे मेरे घर नहीं मेरे ससुराल जाना है। जैसे ही आकृति ने ये कहा ऋतिक की कार एक झटके में रुक दी। ये देखकर आकृति घबराकर बोली, तू क्या कर रहा है? अभी एक्सीडेंट हो जाता। आकृति के ऐसे बोलने पर ऋतिक अपने सेंस में वापस आया और वो आकृति की तरफ देखकर बोला, सॉरी। आकृति ना जाने कैसे मेरा ध्यान हट गया। पर तू अभी क्या बोल रही थी कि तुझे कहाँ छोड़ना है? ऋतिक को लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो फिर से आकृति से वही सवाल कर रहा था। मैंने तुझे ये कहा कि तू मुझे मेरे ससुराल राठौर मेंशन में छोड़ दे। आकृति एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए ऋतिक से बोली। ऋतिक ने तुरंत आकृति से पूछा, क्या तुम्हारी मैरिज हो चुकी है आकृति? आकृति हाँ मैं सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हो चुकी है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। ऋतिक ने अब तक कार स्टार्ट कर दी थी, पर आकृति की कही बात सुन वो बिल्कुल ही हैरान रह गया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उसके दिल में एक तेज दर्द सा महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसे अचानक से बहुत बेचैनी से होने लगी। उसे अंदर ही अंदर घुटन सा महसूस होने लगा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आकृति की शादी हो चुकी है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आकृति किसी और की हो जाएगी, पर आज तो उसे कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। अब बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऋतिक चुपचाप से कार ड्राइव कर रहा था।
उसके मन में तो बहुत सारे उलझन और तकलीफें थी। वहीं आकृति विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वो भी अंदर से अभी टूटी हुई थी। वो अभी भी अद्विक को टीना को एक साथ किस करते हुए सीन को ही याद कर रही थी। वो सब याद आते ही एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। वो झट से अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और फिर वो ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठ कार ड्राइव कर रहा था। वो उसे तुरंत बोली, क्या बात है, तू इतना चुप क्यों हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे इंजेक्शन नहीं कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो कि छोटा सा ही तो इंजेक्शन है और ये तेरी सेफ्टी के लिए था, समझा? आकृति इतना बोलकर ऋतिक की सिर पर एक बार फिर से चपत लगाई। आकृति कैसे चपत लगाने पर ऋतिक अपने सिर को सहलाते हुए बोला, तू हर वक्त मुझे मारती क्यों रहती है? दिस इज नॉट फेयर यार। आकृति हंसते हुए बोली, क्योंकि तू ऐसे बेवकूफ वाला हरकत करता रहता है इसलिए मुझे तुझे मारना पड़ता है। आकृति की बात पर ऋतिक अजीब सा मुंह बनाता है और बोला, सच में आकृति तू बहुत हार्टलेस हो गई है, तो बिल्कुल बदल गई है। यू आर सच अ हार्टलेस वुमेन। आकृति कुछ नहीं बोली, बस वो मुस्कुराते हुए ऋतिक को अच्छी और उसके गाल पर पिंक कर दी। ऋतिक के गाल रेड हो गए। वो अपने गालों को सहलाने लगा और आकृति की तरफ गौर कर देखा तो आकृति हंस रही थी। ये देखकर ऋतिक भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद ऋतिक राठौर मेंशन के सामने अपनी कार को रोकता है। आकृति जल्दी से सीट बेल्ट ओपन कर और ऋतिक से बोली, अच्छे से ड्राइव करके जाना और हाँ, पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना। इतना कहकर आकृति डोर ओपन कर बाहर निकलने लगी, पर तभी ऋतिक उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक ऋतिक के हाथ पकड़ने पर आकृति उसकी तरफ देखती है। ऋतिक बोल, यार अपना नंबर तो दे दे, तभी तो मैं तुझे कॉल या मैसेज कर पाऊंगा। आकृति ये सुनकर तुरंत अपना मोबाइल नंबर ऋतिक को बता देते हैं। ऋतिक तुरंत ही उसे नंबर पर कॉल करने लगा। ये देखकर आकृति अपने पर्स में से मोबाइल निकली तो अच्छी तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वह अपने सिर पर मोबाइल से मारते हुए बोली, ओह शिट, ये तो बंद हो गई है, लगता है मैं चार्ज करना भूल गई थी। हाँ, तेरा ये भूलने का आदत अभी तक नहीं गया, यह अभी भी वही है। ऋतिक हंसते हुए आकृति के सिर पर चपत लगाया। आकृति मुंह बनाकर अपने बालों को सहलाई और बोली, गंदे लड़के। इतना कहकर वह भी ऋतिक के हाथ में मार दी। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख तेज तेज हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद आकृति कार से बाहर आई और ऋतिक उसे बाय करके तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। ऋतिक के जाने के बाद आकृति मुस्कुराते हुए मेंशन के अंदर आ गई। आकृति इस बात से अनजान थी कि किसी की नज़रें घूर घूर कर उन दोनों पर ही टिकी हुई हैं। किसकी नज़रें आकृति और ऋतिक पर ही टिकी हुई हैं? टू बी कंटिन्यूड।